जब पॉलन ग्रेन्स के ट्रांसफर्स की बातें आती है, यानी कि पॉलिनेशंस की जब प्रक्रिया की बातें आती है, तो इसमें मुख्य रूप से जो कॉमन होता है उसको हम लोग एनीमोफिली कहते हैं। एनीमोफिली मतलब कि एक ऐसा परागन इसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स हमारे जो है हवा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब एक जगह से दूसरी जगह क्यों भाई? क्योंकि जो है यहाँ पर जो है बन रहे हमारे पॉलन ग्रेन्स जो है एंथर के अंदर बन रहे हैं और जा रहे हैं कहाँ, पहुंच पा रहे हैं कहाँ, चीज स्टिग्मास पर। तो एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है किसके थ्रू होता है, किसके द्वारा होता है? तो हवा के द्वारा होता है, विंड के द्वारा होता है। तो इस प्रकार का जो पॉलिनेशन होगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे? एनीमोफिली बोलेंगे। और जो ऐसे फ्लावर्स होंगे जिसमें होता है एनीमोफिली, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एनीमोफिलस फ्लावर्स कहेंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एनीमोफिली, उसके क्या क्या एडाप्टेशंस हैं और उदाहरण से हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से उसमें क्या होता है, एडाप्टेशंस होता है, अनुकूलन की प्रक्रिया हो पाती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं नॉर्मली कि जब अनुकूलन की बातें आती है तो यह क्या होता है, पर्यावरण के अनुसार ढलना होता है किसी भी जीवधारियों को। अगर वो नहीं ढलेंगे पर्यावरण के हिसाब से तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे हमारे नेचर में। तो इसलिए जो है हमारे पॉलिनेशन जितने भी सारे क्या है, हवा के द्वारा जो पॉलिनेट्स हो रहे हैं हमारे नेचर में, तो उसका एडाप्टेशन होना भी बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो वो प्लांट्स जो है कल्टीवेशन के साथ साथ जो है प्रोडक्शन उसका नहीं होगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि किस तरह से जो होता है एनीमोफिलस में एडाप्टेशन होता है, एनीमोफिली में क्या क्या अनुकूलन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने पॉलिनेशन बाय विंड, अगर क्या हो कि हवा के द्वारा परागन की प्रक्रिया हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। कौन पॉलिनेशन कहते हैं? एनीमोफिली कहते हैं। यानी कि अगर परागन की प्रक्रिया हवा के द्वारा हो तो इस प्रकार के पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? वायु परागन के नाम से हम लोग जानते हैं। द विंड पॉलिनेशन फ्लावर्स इज कॉल्ड आर कॉल्ड एनीमोफिलस फ्लावर्स, यानी कि ऐसे फूल जिसमें क्या होते हैं, हवा के द्वारा पॉलिनेशन होते हैं, ट्रांसफरेशन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनीमोफिलस फ्लावर्स कहते हैं। द विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स इज जनरली सिचुएटेड इन विंड एक्सपोज्ड रीजन्स, यानी कि इस तरह के पौधे कहाँ होते हैं जहाँ क्या होता है, जो है हवा जो है अच्छी तरह से आराम से जो है वह क्या कर सके, स्प्रेड कर सके। एनीमोफिलस इज ए चांस इवेंट, देयरफॉर द pollen may be rich in the target flowers effective and wasted during the transmit from the one flower to another flowers। यहाँ पर जो है ध्यान रखने वाली बात यह है जब एनीमोफिलस की बातें आती है, एनीमोफिली की बातें आती है, तो यहाँ पर जो है हवा के द्वारा जो एक जगह से दूसरी जगह जो पॉलन ग्रेन्स हमारे जाते हैं, इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है। अब मान लीजिए अगर नेचर ने जो एनीमोफिलस फ्लावर्स हो उसको बहुत सारा पॉलन ग्रेन्स नहीं दिया रहता तो क्या जरूरी है या क्या जो है इवेंट्स हैं कि सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स हमारे स्टिग्मास पर ही प्लॉट करेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स हवा के द्वारा लेके जा इवेंचुअली जा रहा है, मतलब कि यह घटनाक्रम एक क्या है, एक संयोग बोल सकते हैं कि हवा के द्वारा पहुंचेगा ही। तो इसलिए नेचर ने उसको क्या किया है, काफी मात्रा में प्रोड्यूस किया है। किसको भाई? तो पॉलन ग्रेन्स को जो है प्रोड्यूस किया। जिस तरह से जो क्या होगा, कितने भी सारे अगर पॉलन ग्रेन्स क्या हो, वेस्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो कुछ तो भाई पॉलन ग्रेन्स जो हमारे क्या चीज जो हमारे एंथर से निकल रहे हैं वो स्टिग्मास पर पहुंचेंगे। क्योंकि यहाँ पर कोई संभावना नहीं है कि जितने भी सारे हमारे एंथर से पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं, निकल रहे हैं और वो ट्रांसफरेशन हो रहा है कहाँ, स्टिग्मास तक, वो सारे के सारे जो हमारे फीमेल पोर्शंस तक पहुंच ही जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए नेचर ने उसको क्या किया, लार्ज नंबर्स इन पॉलन ग्रेन्स दिए हैं इसमें एनीमोफिली में। The common examples of the wind pollination flowers are the grasses, sugarcane, bamboos, coconut and palm and maize। जो हमारे वायु परागन वाले पौधे हैं जैसे कि ग्रासेस हैं, सुगर कैन है, मेज है, बम्बूस है, ये साइज इसमें क्या होता है, हवा के द्वारा क्या होता है, मुख्य रूप से परागन की प्रक्रिया होती है। तो अगर हम लोग एडाप्टेशंस को देखें तो इनके फूल्स जो होते हैं काफी क्या होते हैं, पेंडुलस होते हैं, लटके होते हैं कहीं पर, और कैटकिन लाइक और स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं। इसमें जो है काफी मात्रा में क्या होता है, जो है ब्रांचेस होते हैं, स्पाइकलेट होते हैं, कैटकिन लाइक जो है वो क्या होता है,
इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। इन्फ्लोरेसेंस जो है वह क्या है, फूलों का क्या है, समूह है, गुच्छा है। तो पहला हमारा है द फ्लावर्स आर प्रोड्यूसर्स इन पेंडुलस कैटकिन लाइक और द स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस। यहाँ पर जो है पुष्पक्रम का सजावट है वो क्या है, कैटकिन लाइक और द स्पाइक लाइक संरचना है, जिस वजह से वो आसानी से क्या कर सकते हैं, पॉलिनेट कर सकते हैं फीमेल फ्लावर्स को, और ये पेंडुलस होते हैं। दूसरा है फ्लावर्स आर स्मॉल इंसिपिक्वस एंड कलरलेस नॉट स्कैटर्ड एंड नॉट द स्क्रेट्स नेक्टर्स। यहाँ पर जो है फूल जो होते हैं वायु परागन वाले जो पुष्प होते हैं वह ना ही क्या होते हैं, रंगीन होते हैं और ना ही गंधहीन होते हैं। कहने का मतलब कि अगर क्या हो रहा है, हवा के द्वारा लेके जाया जा रहा है, तो यहाँ पर नो वेक्टर, यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का क्या है, इंसेक्ट जो है या किसी प्रकार का बायोटिक कंपोनेंट्स का रोल नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है हवा के द्वारा हो रहा है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो है फूल के कलर के होने से भी यहाँ पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ना ही जो है इसमें क्या होती है, विशेष प्रकार की गंध होती है। तीसरा हमारा है द स्टामेन्स आर न्यूमरस, फिलामेंटस आर लॉन्ग, एक्सेक्टेड्स आर द वर्सेटाइल। यहाँ पर जो है स्टामेन्स क्या होते हैं, न्यूमरस फिलामेंटस होते हैं, काफी लंबे होते हैं, और ये क्या होते हैं, स्ट्रेट्स होते हैं, लगे होते हैं। अगला है एंथर प्रोड्यूसर्स न्यूमरस क्वांटिटीज ऑफ द पॉलन ग्रेन्स कंपेयर टू द नंबर्स ऑफ द ओव्यूल्स available for pollinations. They are minute, light and dry, so they can be carried to long distance by wind. कहने का मतलब कि यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एंथर के अंदर काफी संख्या में हो रहे हैं। क्या हो रहा है, काफी संख्या, अगर लार्ज संख्या में होंगे तो यहाँ पर तो हवा के द्वारा लेके जाया जा रहा है, तो हवा के द्वारा लेके जाया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे, काफी भारी होगा, लाइट इसका क्या होगा, वेट ज्यादा होगा, हैवी होगा, तो ये आसानी से नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए नेचर ने क्या किया, पॉलन ग्रेन्स को छोटा बनाया है, हल्का बनाया है और सूखा बनाया है, ताकि यह नेचर्स में क्या हो, जो है मॉइस्ट ना हो, और जिस वजह से आसानी से ये क्या हो कर सके, स्प्रेड कर सके, फैल सके, ताकि जो है वो पॉलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मास पर आकर पॉलिनेट करे और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया आसानी से हो सके। अगला, स्टिग्मास आर द कंपैरेटिवली लार्ज प्रोड्यूसर्स एंड समटाइम्स ब्रांचेस एंड feathery adapted to catch the pollen grains. Generally single ovules is present. कहने का मतलब कि जो स्टिग्मास होते हैं वो क्या होते हैं, फेदरी होते हैं, फेदरी नॉट स्टिक। यहाँ पर जो है काफी जो है स्टिकी नहीं होता है, मतलब कि अगर है तो एकदम क्या है, स्ट्रेट खड़ा हुआ, तो वह क्या होते हैं, मूवेबल्स होते हैं। यहाँ पर जो है फेदरी होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिस वजह से ये क्या कर सकते हैं, आसानी से जो है हवा में क्या कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं किसको भाई, तो पॉलन ग्रेन्स को ही आसानी से रिसीव कर सकते हैं। अगला है प्लांट प्रोड्यूसर्स फ्लावर्स बिफोर द न्यू प्लांट्स अपीयर, सो द पॉलन कैन कैरी विदाउट द हिंड्रेंस ऑफ द लीव्स। अगर हम लोग क्या करें, कॉमन एग्जाम्पल्स देखें कि जो क्या है, सबसे जो है कॉमन एग्जाम्पल्स, अगर हम लोग मकई जिसको हम लोग मेज बोलते हैं, अगर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के हिसाब से देखें तो इसको हम लोग जिया मेज बोलते हैं। ये मकई में क्या होता है, पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है, और हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि इनका जो क्या होता है, मेल पोर्शन होता है, जिसको बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, धंस से ही कहते हैं, यह क्या होता है, टिप पर होता है, ऊपर में होता है। और फीमेल पोर्शन जिसको हम लोग मूंछ बोलते हैं, यह कहाँ होता है, नीचे होता है, नीचे होता है। और क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वह क्या होता है, नीचे गिरता है, जिस वजह से पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। हम लोग नॉर्मली देखें अगर मकई के पॉलन ग्रेन्स को, या जो हमारे क्या है मेल पोर्शन है, वह क्या होता है, रंगहीन होता है, उसका कोई रंग नहीं होता। और वह क्या, जब हवा बहती है तो हमारे खेतों में क्या होते हैं, वो पॉलन ग्रेन्स काफी बिखरे पड़े आप देख सकते हैं, जो क्या कर सकता है, फीमेल पोर्शन को क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, और वो जिससे क्या बनते हैं, हमारे पौधों में जो है वो क्या होते हैं, फल लगते हैं। पॉलिनेशन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। एक्चुअली में परागकण और परागन ये दोनों अलग अलग क्या है, टर्मिनोलॉजी है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। अगर हम लोग परागकण की बात करें तो ये क्या है, मेल गैमेट्स हैं, और जिसको हम लोग परागन बोलते हैं ये क्या है, प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। कौन प्रोसेस है भाई, तो पॉलिनेशन के अंतर्गत ही हमारे पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, परागन की प्रक्रिया कहते हैं। पॉलिनेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर
इनटू स्टिग्मास, यानी कि हमारे पॉलन ग्रैंड्स या मेल गैमेट्स बन रहे हैं कहाँ, एंथर के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। और ये एंथर से कहाँ जाता है, स्टिग्मास वाले पोर्शंस पर जाता है। कहने का मतलब मेल पोर्शन से फीमेल पोर्शंस पर। तो ये जो ट्रांसफरेशन की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशंस कहते हैं। अब ये पॉलिनेशंस, ये परागण जो है किन किन मेथड से हो सकते हैं, हमारे पास तो बहुत सारे तरह के क्या है, वैरायटीज ऑफ प्लांट्स है, अनेक प्रकार के क्या है, पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं। इसमें किस प्रकार से क्या होता है, पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन होना भी क्या है, बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो हमारे जो है खेतों में जो पौधे लग रहे हैं उसमें क्या होंगे, फल नहीं लगेंगे। और एक मजेदार बात यह है कि जो हमारा जो है बैक है, मतलब पीछे जो है हम लोग क्या करते थे, खेतों में जो है उपज ज्यादा होती थी, क्योंकि वहां पर पॉलिनेटिंग एजेंट काफी होते थे। लेकिन क्या चीज, अर्बनाइजेशन के क्रम में हम लोगों ने क्या किया, उस संचार व्यवस्था का, उस रिक्वायरमेंट्स का उपयोग जो है हम लोग क्या करते गए, बहुत ही अधिक मात्रा में करते गए। तो इस तरह से जो बहुत सारे क्या है पॉलिनेटर्स हैं, वो जो है जैसे कि रेज हैं, वेव हैं, तो इससे क्या होते गए, वो दूर चले गए, तरंग इससे क्या होते चले गए, वो दूर होते चले गए। तो इस तरह से जो है इफेक्ट पड़ा, उनका प्रभाव पड़ा हमारे एजेंटों पर, यानी कि जो हमारे इंसेक्ट्स हैं, मुख्य रूप से बटरफ्लाइज हैं, हनीज भी हैं, ये सारे के सारे क्या होते चले गए, दूर होते। तो इस पर उनका प्रभाव पड़ा। तो इस तरह से जो पॉलिनेटर्स नहीं होगा तो पॉलिनेशन की प्रक्रिया पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से प्रोडक्शंस में भी क्या होगी, काफी गिरावट होगी। तो यहाँ पर जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है किस तरह से होती है, क्या कोई ऐसा है कि जो ढोता है पॉलन ग्रेन्स को दूसरे पौधों के फीमेल पोर्शंस पर। तो आज हम लोग उसी टॉपिक पर क्या करेंगे, बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की। क्या पॉलन ग्रेन्स को कोई लेके जाया जाता है या नेचुरली जाता है। तो अगर हम लोग एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की बात करें तो पॉलिनेशन इज अफेक्टेड बाय द मेनी एजेंट्स लाइक द विंड, वाटर, इंसेक्ट। हमारे पॉलन ग्रेन्स जो है बहुत एजेंटों के द्वारा क्या किए जा सकते हैं, ढोए जा सकते हैं, लेके जाया जा सकता है। जैसे हवा है, पानी है, हमारे इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इनके द्वारा भी क्या किए जाते हैं, उस पॉलन ग्रेन्स का क्या होता है, लेके जाया जाना होता है। इस पर क्या होते हैं, वो प्रभावित होते हैं। यानी कि जब पॉलिनेशंस आर अफेक्टेड बाय द दीज एजेंट, इस पर क्या होता है, वो जो है निर्भर करता है। अगर पॉलिनेशन की प्रक्रिया ना हो तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा। On the basis of the agents that brings about the pollinations, the mode of pollinations is divided into biotic and abiotic pollinations. The latter type of used by the majority of the plants. कहने का मतलब कि एजेंट के आधार पर हम लोगों ने क्या किया, उसको पॉलिनेशंस को दो हिस्सों में बांटा कि हमारे पॉलन ग्रेन्स को कौन लेके जा रहा है यहाँ पर, कि हमारे वो सजीव है या निर्जीव है, क्योंकि पॉलिनेशंस तो होना ही होना है। अगर नहीं होगा तो प्रोडक्शंस पर उसका क्या होगा, जो है प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। कि पहला है एबायोटिक कंपोनेंट्स या एबायोटिक जो है एजेंट है, एक ऐसा अवयव है जो क्या है, उसमें वो लिविंग नहीं है लेकिन वो पॉलिनेट की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है। पहला है एनीमोफिली। अब एनीमोफिली क्या है, एनीमोफिली जो है जब पॉलिनेशन की प्रक्रिया जो है किसके द्वारा होगी, हवा के द्वारा होगी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एनीमोफिली कहेंगे। पॉलिनेशन बाय विंड और वे एयर, हवा के द्वारा होगा तो उसको एनीमोफिली कहेंगे। दूसरा है हाइड्रोफिली, अगर क्या होगा, जल के द्वारा होगा पॉलिनेशन की प्रक्रिया। जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उसमें क्या होता है, जल के द्वारा ही क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स का आदान प्रदान होता है। तो वहां पर जो है पॉलिनेशन बाय वाटर होता है। तो इसीलिए जो हमारा क्या एबायोटिक है वो एनीमोफिली है, दूसरा हाइड्रोफिली है। अगर हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें, बायोटिक मतलब जो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी क्या कर रहे हैं, पॉलिनेट एजेंट का काम कर रहे हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट का काम कर रहे हैं। पॉलिनेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा रहा है। तो एजेंट कि एंथर से वह क्या करता है, कलेक्ट करता है और स्टिग्मा पर आकर के वो प्लॉट कर देता है, काम खत्म। तो यहाँ पर क्या करता है,
पॉलिनेशंस की प्रक्रिया कौन कराता है भाई? सजीव कराता है, जिसमें क्या होते हैं? लिविंग्स होते हैं, जिसमें क्या होता है? जीव होता है। तो अगर हम लोग पहला देखें तो जूफिली जो है पॉलिनेशंस बाय एनिमल्स, यानी कि कुछ एनिमल्स के द्वारा भी क्या किए जाते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट जो है का काम करते हैं। एंटमोफिली है, अगर क्या हो पॉलिनेशंस की प्रक्रिया जो है वह किसके द्वारा हो? कीट पतंगों के द्वारा हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटमोफिली कहते हैं। ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली यह जो है बर्ड टर्म से रिलेटेड है। ऑर्निथीन या ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी क्या है? एक ऐसी शाखा है जीव विज्ञान की जिसमें क्या होता है? बर्ड्स का अध्ययन करता है। तो ऑर्निथोफिली जो है यहाँ पर क्या होता है? पॉलिनेशंस बाय बर्ड, यानी कि चिड़ियों के द्वारा क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह जो है ट्रांसफर करा जाता है कि उसका पॉलन ग्रेन्स का, माइक्रोस्पोर्स का। अगला है हमारा माल्कोफिली। माल्कोफिली अगर हम लोग मोलस्क को देखें, मोलस्क मतलब नॉर्मली अगर हम लोग क्या मोलस्क बोलते हैं? घोंघा को बोलते हैं मोलस्का। और इसकी शाखा क्या कहलाती है? माल्कोलॉजी कहलाती है, माल्कोलॉजी कहलाती है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो पॉलिनेशंस बाय अगर स्नेल, अगर घोंघा के द्वारा होगा पॉलिनेशंस की प्रक्रिया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? माल्कोफिली बोलेंगे, कैरप्टेरोफिली। तो यहाँ पर कैरप्टेरोफिली जिसको हम लोग चिरोप्टेरा बोलते हैं। चमगादड़, अगर पॉलिनेशंस की प्रक्रिया जो है वह किसके द्वारा हो? चमगादड़ के द्वारा हो, बैट के द्वारा हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कैरप्टेरोफिली कहेंगे। और 12वीं कक्षा में मुख्य रूप से पूछा जाता है कदम में जो है पॉलिनेटिंग एजेंट का काम कौन करते हैं? तो यही होता है कौन भाई? कदम में कौन करता है? बैट करता है। एट नाइट यानी कि रात में जो है क्या करता है? पॉलिनेटिंग एजेंट्स का काम करता है। और हम लोग जानते हैं कि बैट में जो है पराश्रय ध्वनि जो है वह क्या करता है? क्रिएट करता है, और जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? रिफ्लेक्शन होता है उन तक, और वो क्या करते हैं? नाइट में भी क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो कदम्बों में भी क्या होता है? कैरप्टेरोफिली होता है। पॉलिनेशंस जो है वो एजेंट का काम करते हैं। कौन करते हैं? हमारे बैट करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं पॉलन ग्रेन्स के बारे में। ये पॉलन ग्रेन्स जो है कहाँ बनते हैं, इनकी संरचना जो है क्या क्या होती है, और ये पौधे को किस प्रकार से, किस प्रक्रम के द्वारा क्या करते हैं? पॉलिनेट करते हैं या फर्टिलाइजेशन करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पॉलन ग्रेन्स मुख्य रूप से जो है ये परागकोश के अंदर बनते हैं। कहने का मतलब पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूसर्स इनसाइड एंथर, यानी कि परागकण हमारे परागकोश के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। और हम लोग जो है पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया है कि फूल के जो है या पुष्प के या फ्लावर के जो है क्या क्या अंग होते हैं, और उसमें क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एंडोइशियम्स कहते हैं। एंडोइशियम्स के यूनिट में जो है क्या होता है? स्टामेन होता है। स्टामेन में कितने हिस्से? तो 3 हिस्से। फिलामेंट्स है, कनेक्टिव है और एंथर है। एंथर में बनते हैं हमारे ये पॉलन ग्रेन्स, जिसको हम लोग माइक्रोस्पोर्स या मेल गैमेटोफाइट्स भी कहते हैं। आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि इनकी संरचना जो है क्या होती है, ये मुख्य रूप से कैसे होते हैं। तो पहला हमारा है इट इज हैप्लॉइड यूनिन्यूक्लिएट्स एंड माइन्यूट स्ट्रक्चर प्रोड्यूसेस इन लार्ज नंबर बाय मियोसिस इन द माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स, यानी कि जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर्स कहते हैं, या हिंदी में बोले तो परागकण। ये कहाँ बनते हैं? तो परागकोश के अंदर बनते हैं। और किस प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं? तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स थ्रू मियोसिस डिवीजन। कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लघु बीजाणुजनन की प्रक्रिया, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर क्या बनते हैं? हमारे परागकण का निर्माण होता है। किससे होता है? तो माइक्रोस्पोर्स मदर सेल से, मातृ कोशिका से होता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? लघु बीजाणुजनन, या इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये जो हमारे क्या है परागकण है, ये हैप्लॉइड्स के साथ साथ जो है यूनिन्यूक्लिएट्स होते हैं। काफी सूक्ष्म स्ट्रक्चर होते हैं। इनका आकार जो होता है क्या होता है? काफी छोटा होता है, और जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? माइक्रोस्कोप की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं। दे
दूसरा है दे वेरी इन देयर साइज, शेप, कलर, डिजाइन etc फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। कहने का मतलब कि परागकण जो है वह क्या होता है, स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। वेरी मतलब डिफरेंट, यानी कि जैसे ही क्या करेगा, स्पीसीज डिफर करेगा, वैसे हमारे परागकण के क्या क्या साइज यानी आकार क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। शेप संरचना उसका अलग हो जाएगा, कलर अलग हो जाएगा, और डिजाइन जो है वो क्या होने वाला है, अलग होने वाला है। यानी कि दे वेरी इन साइज, शेप, कलर, डिजाइन एंड एक्सेट्रा फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, यानी अलग अलग वेराइटीज में, अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। अगर हम लोग सेल वॉल की बात करें, तीसरा है हमारा देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 2 सेल लेयर्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरोडर्म कहते हैं। आउटर है और दूसरा क्या है, इनर है। यानी कि परागकण में कितने लेयर्स होते हैं, भित्तियां होती हैं, तो 2 भित्तियां होती हैं। उसमें हमारा पहला है, और इसी भित्ति को हम लोग क्या बोले, बायोलॉजिकली हम लोग उसको बोले स्पोरोडर्म। यानी कि जो पोलन ग्रेन्स के जो लेयर है उसको हम लोग क्या नाम दिए, स्पोरोडर्म, जो कि पहला है आउटर मोस्ट लेयर, और दूसरा क्या है, इनर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर की बात करें, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइन लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्साइन लेयर बोलते हैं। थिक, प्रोटेक्टिव, हार्ड एंड मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। कहने का मतलब कि परागकण की जो बाह्य भित्ति होती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्साइन लेयर कहती हैं, वो कैसे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, थिक होते हैं, मोटे होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं। प्रोटेक्टिव मतलब कि वह सुरक्षा प्रदान करने वाला होता है। हार्ड होता है मतलब कि कड़ा होता है। और ये बने होते हैं किससे भाई, तो स्पोरोपोलेनिन से बने होते हैं, जो कि रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स का क्या होता है, बना होता है, जो कि टेम्परेचर और एसिडिक इफेक्ट से क्या करता है, परागकण को बचाता है या उनकी रक्षा करता है। अगर हम लोग दूसरे लेयर्स की बात करें, तो इनर मोस्ट लेयर, जिसको हम लोग इंटाइन नाम देते हैं, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन्स व्हिच इज द थीन मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन्स। जो हमारे अंदर के जो है परागकण के जो लेयर है, भित्तियां हैं, वो बनी होती हैं किससे, सेलुलोज और पेक्टिन से, और वह क्या होती हैं, थीन होती हैं, स्मूथ होती हैं। बाहर का लेयर प्रोटेक्टिव होता है, और क्या स्पोरोपोलेनिन से बना होता है, हार्ड होता है, ठीक होता है। लेकिन अंदर का जो लेयर है वह क्या होता है, स्मूथ होता है, सेलुलोजिक होता है, और वो जो है क्या होते हैं, काफी स्मूथ होते हैं। समटाइम्स द आउटरमोस्ट लेयर्स इज एब्सेंट एंड स्पेशल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड नोन एज द जर्म पोर। कहने का मतलब कि जो पोलन ग्रेन्स का क्या है, बाहरी लेयर है, जिसको हम लोग एक्साइन नाम दिए अभी, तो वो कभी कभी क्या हो जाता है, अब्सेंट हो जाता है। अब्सेंट होने के दौरान जो है क्या होता है, एक पोर लाइक संरचना का निर्माण होता है। पोर मतलब छिद्र निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्म पोर का नाम देते हैं। और इसी से क्या होता है, आफ्टर फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशंस कब, जब क्या आएंगे, हमारे पोलन ग्रेन्स जो है स्टिग्मा पर आएंगे तब। तो वो फेवरेबल कंडीशंस आने के बाद जो है उसी से क्या होता है, हमारे जर्म ट्यूब्स या पोलन ट्यूब क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्म ट्यूब बोलते हैं। अगला है इच मैच्योर पोलन ग्रेन्स इज इन एंजियोस्पर्म्स हैविंग 2 सेल्स। यानी कि हमारे पास कितने एंजियोस्पर्मिक जो पोलन ग्रेन्स है, उसमें क्या होते हैं, उसमें जो हमारे क्या है, मैच्योर पोलन ग्रेन्स हैं, उसमें कितने सेल्स पाए जा रहे हैं, तो 2 सेल्स पाए जा रहे हैं। पहला हमारा है जेनरेटिव सेल्स, और दूसरा क्या है, वेजिटेटिव सेल्स। यानी कि एक जो है जनन कोशिका है, और दूसरा क्या है, वर्धी कोशिका है। अगर हम लोग वर्धी कोशिका की बात करें, तो ये जो है साइज में क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल्स ये रखते हैं। कहने का मतलब कि वेजिटेटिव सेल्स जो है हमारे परागकण के अंदर, वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, साथ साथ यह काफी मात्रा में क्या करता है, भोजन इकट्ठा करके रखता है। एंड ए लार्ज न्यूक्लियस, इसके पास क्या है, एक बड़ा सा क्या है, न्यूक्लियस है, विच इज इरेगुलर इन शेप। ये इसकी संरचना जो है, जो न्यूक्लियस है, उसकी कोई संरचना क्या है, नहीं है, दैट इज इरेगुलर इन शेप जो है वेजिटेटिव सेल अंदर जो है न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। जेनरेटिव सेल्स, जेनरेटिव सेल्स क्या है, ये क्या होते हैं, स्मॉल्स होते हैं, स्पाइंडल सेल एंड फ्लैट जो है कभी कभी पाया जाता है। और साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल्स जो है, यह कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म जो है उसमें क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। कौन भाई, तो जेनरेटिव सेल्स जो है वो क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म में फ्लोटिंग करते हैं, स्मॉल होते हैं, स्पाइंडल शेप्ड के होते हैं। कभी कभी जो है किसी किसी स्पीशीज में जो है क्या होते हैं, हमारे ये पोलन ग्रेन्स जो है वो क्या करते हैं,
फ्लाइट करते हैं। फ्लाइट मतलब उड़ के जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इसलिए उसको नेचर ने क्या दिया है, पंख दिया है, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, विंज कहते हैं। डे ना उसमें लगे रहते हैं पॉलन ग्रेन्स में, जो कि उसको क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह लेके जाया जाता है। अगर हम लोग पोलन ग्रेन्स के साइज की बात करें, पोलन ग्रेन्स का जो है साइज कैसा होता है, कितना होता है, एक्चुअली में ये माइक्रोस्कोपिक है, तो उसका जो साइज होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर्स जो है वो क्या होते हैं, डायमीटर्स होते हैं, जो नंगे आंखों से या नेकेड आई से हम लोग उसको नहीं देख सकते हैं। अब पोलन ग्रेन्स कहाँ बना, तो एंथर के अंदर बना, प्रोड्यूस हुआ माइक्रोस्पोर्स मदर सेल से। अब ये क्या करेगा, पोलन ग्रेन्स जो है वो क्या करेगा, एंथर से स्टिग्मा पर जाएगा। स्टिग्मा पर जो है क्या है, हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शंस है, दैट मींस क्या, एंथर स्टिग्मा ये दोनों मिलेंगे, पॉलिनेशन की प्रक्रिया होगी। देन क्या होगा, जर्म पोर से जो है क्या आएंगे, जर्म पोर से जो है हमारे पोलन ट्यूब्स या जर्म जो हमारे क्या है ट्यूब निकलेंगे, और उसके बाद क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट्स होंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या है, हमारे क्या है, जनरेटिव सेल्स हैं। जनरेटिव सेल्स क्या होगा, वो फीमेल तक पहुंचेगा, ओवेरी तक पहुंचेगा, तो वह क्या करेगा, उसको फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइज करने के बाद क्या, जो मैच्योर ओवेरी हैं, जो क्या करेंगे, परिपक्व जो होंगे अंडाशय, वो क्या बनाएंगे, फल का निर्माण करेंगे। तो बहुत बड़ा रोल है हमारे किसमें, हम पोलन ग्रेन्स का। क्योंकि अगर पोलन ग्रेन्स नहीं होंगे, मेल पार्ट्स नहीं होंगे, माइक्रोस्पोर्स नहीं होंगे, तो हमारे पौधों में क्या होगा, प्रोडक्शंस पर क्या होगा, इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे कि अर्बनाइजेशन होता है, इसमें बहुत सारे जो है क्या गैजेट्स और जितने भी सारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, इसकी मदद, इसके द्वारा क्या किए जाते हैं, वेव छोड़े जाते हैं जो हाई डेंसिटी के होते हैं, और इसकी वजह से जो हमारे कुछ पॉलिनेटर्स हैं वो मूव करते हैं उस क्षेत्र से, तो इसका जो है बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है हमारे प्लांट्स प्रोडक्शंस पर, जो कि हमारे लिए काफी क्या है, हानिकारक है। अगर हम लोगों का प्लांट जो है वो हम लोग कल्टीवेट करें, लगाए खेतों में, अगर वो प्रोडक्शन ही ना दे, तो हम लोगों पर क्या हो सकता है, एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हम लोग पौधा लगाए, अब क्या होगा, उसमें जो है फल ही नहीं लगेंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, इस पोलन ग्रेन्स को जो है, ये जो है क्या करना है, हम अपने प्रकृति को साथ साथ हम अपने नेचर्स को क्या कर सकते हैं, बचा करके रख सकते हैं। जैसे कि हम लोगों का जो है इंसेक्ट्स है, यानी कि जितने भी सारे जीवधारी हैं हमारे इस नेचर्स में, वो सभी के सभी क्या है, यूजफुल है। ऐसा नहीं है कि जो भी नग्न आंखों से नहीं दिख रहे हैं वो हमारे प्रकृति में उसका कोई रोल नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे कि चाहे जितने भी सारे लोअर्स एनिमल्स हैं या हाइयर अगर एनिमल्स ही हैं, तो उसका ही खाली रोल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी नंगी आंखों, जैसे कि डिकम्पोजर्स है, हमारे डिकम्पोजर्स अगर नहीं होंगे तो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को, कॉम्प्लेक्स लिविंग थिंग्स को कैसे सिंबल्स में कन्वर्ट करेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अपघटनकर्ता कहते हैं, उसका भी काफी सारा क्या है, रोल है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफ्टिंग प्रोसेस के बारे में। ग्राफ्ट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, दो पौधे को इस प्रकार से हम लोग जोड़ते हैं, ज्वाइंट करते हैं, तथा वो दोनों पौधा जो है एक ही पौधे के रूप में क्या होता है, विकसित होता है। चूंकि ग्राफ्टिंग जो है वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस मतलब कि जो क्या होता है, मानव निर्मित होता है। जैसे कि हम लोगों का कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, टिश्यू कल्चर है, यानी कि पौधे को हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियली कल्चर करते हैं। तो इस कंडीशंस में हमारा जो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस जो है वो हमारा क्या है, ग्राफ्टिंग है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दो पौधे को हम लोग इस प्रकार से क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ज्वाइंट्स करते हैं, तो वह डेवलप करता है एक ही पौधों के रूप में। तो ग्राफ्टिंग क्या है, इस प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग इन दिस मेथड द पार्ट ऑफ द टू प्लांट्स आर जॉइंट इन सच ए वे दैट ग्रो एज वन प्लांट्स। यानी कि हम लोग दो पौधे को इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ज्वाइंट्स करते हैं, और वो दोनों पौधा क्या करता है, एक ही पौधे के रूप में क्या होता है, ग्रो होता है, डेवलप करते हैं। इन विच द रूटेड सपोर्टिंग पोर्शंस ऑफ वन प्लांट इज कॉल्ड स्टोक। इस कंडीशंस में, कौन कंडीशन में भाई, ग्राफ्टिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो रूट वाला पोर्शंस होता है प्लांट्स का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोक कहते हैं। एंड अनदर पोर्शंस ज्वाइंट्स विद द ट्विंज ऑफ अनदर प्लांट दैट इज कॉल्ड साइकॉन। एग्जांपल्स में रोज है, एप्पल है, मैंगो है,
इत्यादि हम लोग इसमें क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग प्रोसेस करते हैं। अब हम लोग अगर सीधे सीधे ऐसे समझ सकते हैं, ग्राफ्टिंग एक ऐसा जो है टेक्निक है, एक ऐसी विधि है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, दो प्लांट्स को हम लोग क्या करते हैं, कल्चर करते हैं, यानी कि दो पौधे के तने शाखाओं को हम लोग काटते हैं और दोनों का जो क्या होता है, अलग अलग क्या होता है वैरायटीज, हम लोग उसको क्या करते हैं, कल्चर करते हैं। अब मान लेते हैं कि हम लोग किसी पौधे के हम लोग क्या करें, रूट सिस्टम को, तो उस पोर्शंस को, सपोर्टिंग पोर्शंस को, रूट पोर्शंस को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रोक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रोक बोलेंगे। और दूसरा जो होगा हमारा जो कि शूट सिस्टम बनाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, साइकोन कहेंगे। तो ग्राफ्टिंग प्रोसेस में यह क्या है, एक कृत्रिम वेजिटेटिव कायिक प्रवर्धन की एक प्रक्रिया है। हम लोग क्या करते हैं, खुद से करते हैं, यह मानव के द्वारा किया गया एक क्या है, प्रक्रम है। इसमें हम लोग प्लांट्स का क्या करते हैं, हम लोग पौधे को हम लोग लगाते हैं। तो दो पौधे के हम लोग शूट सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं, और जो हमारा रूटेड पोर्शंस बनाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टोक कहेंगे, और जो शूट सिस्टम का निर्माण करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, साइकोन कहेंगे। तो ग्राफ्टिंग क्या है, एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है जिसमें हम लोग दो प्लांट्स को इस तरह से ग्राफ्ट करते हैं ताकि वो दोनों पौधा क्या हो, एक ही पौधे की तरह क्या करे, कार्य करे। Natural vegetative propagations. This type of vegetative propagations are naturally occurs. यानी कि कायिक जब प्रवर्धन की जब बातें आती है तो उसमें अगर हम लोग क्या करें, मानव का हस्तक्षेप ना हो करके अगर क्या हो, वो नेचुरली हो, तो इस कंडीशंस में हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशंस को नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस कहते हैं। दिस टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशंस आर नेचुरली अकरिंग। यह क्या होता है, हमारी प्रकृति में होता है, यानी कि मानव का हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस तरह का जो वेजिटेटिव प्रोपगेशंस होगा उसको हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस कहते हैं। अगर हम लोग रूट की बात करें, रूट में जो होता है वो शूट पोटैटो में होता है, डहेलिया में होता है। अगर अंडरग्राउंड स्टेम की बात करें, जैसे कि शक्कर है, मिंट है, क्राइजोजेंथेमम्स, अगर राइजोम को देखा जाए तो जिंजर है, टर्मरिक है। अगर बल्ब की बात करें तो बल्ब में ओनियंस और गार्लिक आते हैं। ट्यूबर की अगर बात की जाए तो उसमें पोटैटो शामिल हैं। क्रीपिंग स्टेम्स में वाले रनर्स आते हैं जिसका उदाहरण जो है ऑक्जेलिस और ग्रासेस है। ऑब्सेट की अगर बात की जाए तो क्या है, आइकॉर्निया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वाटर हेसिंथ कहते हैं। अगर लीफ का हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस देखें तो ब्रायोफाइलम है, बिगोनिया है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, लीफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस के अंतर्गत आते हैं। अगर बल्बिल्स की बात की जाए तो एगेव है, ऑक्सेलिस है, जो कि क्या है, नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेशंस में क्या होता है ऐसा समयांतराल जो किसी भी जीवधारी के, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु के जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक का होता है, उसे हम लोग उस जीवधारी का क्या कहते हैं, जीवन काल या लाइफ स्पैन से हम लोग उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयंत कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं बायोलॉजी टॉक विद जयंत। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग लाइफ स्पैन को समझने वाले हैं। क्या लाइफ स्पैन जो है किसी भी जीवधारी का जो है क्या एक ही होता है या भिन्न भिन्न होते हैं? क्या किसी भी जीवधारी का जो लाइफ स्पैन होता है क्या उनके शरीर के आकार पर निर्भर करता है या नहीं करता है? तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी जीवधारी का जो क्या होता है, जीवन काल होता है या लाइफ स्पैन होता है, उसके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। अगर हम लोग उनकी परिभाषा को देखें तो किसी भी जीवधारी का जो है जीवन काल क्या कौन सा समय होता है, किसी भी जीवधारी का जो है जीवन काल जो होता है वह जन्म से लेकर के उनकी प्राकृतिक मृत्यु तक का होता है। कहने का मतलब कि जीवधारी की क्या होती है, जन्म होती है और उनका क्या होता है, नेचुरल डेथ होता है। तो ये जो बीच में जो क्या है समयांतराल है, टाइम पीरियड है, इसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइफ स्पैन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवन काल या जीवन आयु से हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो लाइफ स्पैन इसको बोलते हैं हम लोग द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। यानी किसी भी जीवधारी का जो जीवन काल होता है वह जन्म से लेकर के उनकी प्राकृतिक मृत्यु तक का होता है। द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इज नॉट नेसेसरीली कोरिलेटेड विद देयर बॉडी साइज। कहने का मतलब किसी भी जीवधारी का जो क्या होता है, लाइफ स्पैन होता है, वह जीवधारी के शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। It can varies from 1 day to more than 400 years। यह जो होता है एक दिन से लेकर के 400 वर्षों तक के क्या हो सकते हैं, डेथ इज ए सर्टेन फेनोमेना।
जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मृत्यु होती है वो क्या है, ये सजीवों में की जाने वाली एक प्रक्रिया है। दैट इज द नो इंडिविजुअल्स इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, पैरामीशियंस और द यूग्लिना। यहाँ पर जो है कुछ ऐसे भी जीवधारी हमारे नेचर्स में जो कि कभी नहीं मरते, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमरणशील प्राणी कहते हैं या इमॉर्टल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ये एक्चुअली में होता क्या है कि इसमें ये जब क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योरिटी आती है, तो वह क्या हो जाता है, विभिन्न हिस्सों में बढ़ते हैं और नए नए ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। जैसे परिपक्व हुआ, बॉडी क्या कर गए, सेपरेट कर गए, अन्य हिस्सों में सेपरेट कर गए, टुकड़ों में बढ़ गए, और वो सारा टुकड़ा जो है नए जीवों को जन्म देता है। तो इस तरह से जो है उसमें क्या होती है, इमॉर्टल, यानी कि इमॉर्टल वो रहते हैं। अगर हम लोग कुछ ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन की बात करें, जैसे कि बटरफ्लाई जो है वह महज 1 से 2 वीक तक ही क्या करता है, जीवित रह पाता है। फ्रूट फ्लाई जो है वो 30 दिन तक क्या करते हैं, उनका लाइफ स्पैन होता है। वीट प्लांट्स का जो है वो 6 मंथ होता है। रोज की अगर बात करें तो 5 से 7 ईयर्स ये क्या करते हैं, जीवित रह पाते हैं। अगर डॉग को देखें तो यह 10 से 13 वर्ष तक ही क्या होता है, इसका लाइफ स्पैन होता है। क्रॉ को अगर देखा जाए तो कौवा जो है वह 15 साल तक जीवित रह पाते हैं। क्रोकोडाइल जो है हमारे 60 वर्षों तक का उसका लाइफ स्पैन होता है। अगर गाय की बात करें तो वह 20 से 25 वर्षों तक ही क्या कर पाते हैं, वो जीवित रह पाते हैं। पैरोट जो है महज 140 वर्षों तक का होता है। टॉर्टवाइज जो है वह 140 से 150 वर्षों तक का क्या होता है, उसका लाइफ स्पैन होता है। एलिफेंट जो है हमारे 65 वर्ष तक जीवित रह पाते हैं। बनाना ट्री जो है उसकी आयु जो है वह 25 वर्षों तक की होती है। और हाथी जो है वह क्या होता है, 65 वर्षों तक का जीता है। हॉर्स, घोड़ा जिसको बोलते हैं, वह 60 वर्षों तक का उसका लाइफ स्पैन होता है। मैन जो है वह 100 वर्षों तक क्या कर पाते हैं, जीवित रह पाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, कोई भी जीवधारी का क्या होता है, जो लाइफ स्पैन होता है वह जीवधारी के आकार पर निर्भर नहीं करता है। अगर इस तरह की बातें होती तो हमारे एलिफेंट जिसका शरीर क्या होता है, काफी भीमकाय होता है, जाइंट होता है, वह क्या होता है, बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। उसका लाइफ स्पैन कितना होता है भाई, तो 65 वर्ष ही होता है। लेकिन अगर पैरोट की बात करें तो 140 वर्ष तक वे क्या कर पाते हैं, जीवित रह पाते हैं। अगर ऐसा रहता कि अगर किसी भी जीवधारी का जो क्या होता है, जीवन आयु जो है, जीवन काल जो है, शरीर के आकार, तो हमारे हाथी का शरीर जो है वो काफी होता है, बड़ा होता है, तो वह बहुत लंबे समय तक जीवित रहता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एलिफेंट हमारे जो है 65 वर्ष जीते हैं, और पैरोट जो है वो 140 वर्षों तक उसकी क्या होती है, जीवन आयु होती है। तो इस तरह से जो है किसी भी जीवधारी का जो जीवन काल होता है, लाइफ स्पैन होता है, वह जीवधारी के शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। तो दैट मीन्स द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इज नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर बॉडी साइज, यानी कि उस पर आकार, यानी किसी भी जीवधारी का जो जीवन काल होता है वह जीवधारी के शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। हे वेलकम बैक, आप सबका फिर से स्वागत है बायोलॉजी टॉक विद जयंत में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में, जिसको हम लोग कीट भक्षी पौधा कहते हैं। यानी कि नॉर्मली अगर हम लोग अगर पौधे की बात करें तो पौधे जो है मुख्य रूप से स्वपोषी जीव होते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। अगर क्या हो, कोई भी पौधा क्या करे, वह कीड़े मकोड़ों पर आश्रित हो, यानी कि वह कीड़े मकोड़ों का क्या करता हो, भक्षण करता हो। तो कुछ ऐसे भी प्रकृति में ऐसे पौधे हैं जो क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं, यानी कि वो इंसेक्ट खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो जैसे कि डायोनिया मुस्किपुला है, डार्लिंगटोनिया कैलिफोर्निका है, नेपेंथिस अलाटा है। नॉर्मली अगर हम लोग क्या करें, कीट भक्षी पौधे की बात करें तो कलश का पौधा जो है, जो कि कॉमन एग्जांपल्स है, उसमें क्या होता है, जो पत्तियां होती है वह पूरी की पूरी क्या होती है, चमकीली चटकीली होती हैं। उनके स्टेम्स यानी कि उनके जो तने हैं मॉडिफाई कर जाते हैं, किसमें, सॉसर से, यानी एक घड़ेनुमा संरचना में कन्वर्ट कर जाते हैं। और उसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। साथ साथ उनकी जो पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं, लीड्स का काम करते हैं। लीड्स मतलब ढक्कन का काम करते हैं। जैसे ही इंसेक्ट कहाँ से आता है, प्रकृति में उड़ करके आता है उन पौधों के पास। और कैसे आएगा, क्योंकि उनका पौधा क्या होता है, काफी चमकीला और चटकीला होता है। उनको उनकी ओर क्या होता है, वो आकर्षित होते हैं, और उनके अंदर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाया जाता है, और जिस वजह से वह उसको क्या कर लेते हैं, डाइजेस्टिव कर लेते हैं। तो इस तरह से इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में क्या होता है, पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है। नॉर्मली अगर हम लोग फूड चेन और फूड वेब की परिभाषा देखें
तो आहार श्रृंखला किसको बोलते हैं? हमारी प्रकृति में, हमारे पर्यावरण में, हमारे पारिस्थितिक तंत्र में और हमारे नेचर में जो है बहुत तरह के पारिस्थितिक तंत्र हैं। जैसे अगर हम लोग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो वहां पर जो है डेजर्ट इकोसिस्टम है, ट्री इकोसिस्टम्स हैं, हमारे जो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। और अगर मेराइन इकोसिस्टम यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो रिवर है, पॉन्ड्स है, लेक है, सी है। ये सारे के सारे टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक सिस्टम हमारे पास मौजूद हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो ट्रॉफिक लेवल्स होता है, डिफरेंट कैटेगरीज के क्या चीज लेवल, पोषी स्तर, तो सभी जीव क्या करते हैं, एक दूसरे पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, डिपेंड्स होते हैं। किसके लिए भाई? भोजन के लिए डिपेंड्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है, एक चेन बनता है। कहने का मतलब क्या चीज, एक जीवधारी जो है दूसरे जीवधारी को क्या करते हैं, खाते हैं, गल्प करते हैं, वो अपना पोषण ग्रहण करते हैं उससे। तो हम लोग सीधा सीधा ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी जीवधारी क्या करता है, हमारी प्रकृति में किसी जीवधारी को खाता है और किसी अन्य जीवधारी के द्वारा क्या किया जाता है, खा लिया जाता है। तो यही जो चेन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, और ये श्रृंखला जो बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं या आहार श्रृंखला कहते हैं। और यही जब क्या करता है, जिगजैग यानी कि एक जालिकानुमा संरचना बनाता है, जिसको हम लोग वेब बोलते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आहार जाल कहते हैं या फूड वेब कहते हैं। कोई भी जीवधारी किसी जीवधारी को खाता है और किसी अन्य जीवधारी के द्वारा खा लिया जाता है। अगर हम लोग गौर करें हमारे प्रकृति में तो यही प्रक्रिया होती है हमारी नेचर्स में, हमारी प्रकृति में। कोई जीवधारी किसी को खाता है और अन्य जीवधारी के द्वारा क्या किया जाता है, खा लिया जाता है। तो यही जो श्रृंखला बनाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आहार श्रृंखला। और यही जिगजैग जब होगा, जालनुमा संरचना बनाएगा, तो वह क्या करेगा, कहलाएगा फूड वेब या आहार जाल कहलाएगा। जड़ और तने में क्या अंतर है? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रूट एंड शूट सिस्टम, यानी कि जड़ और तने में अंतर। सबसे पहले हम लोग रूट को देख लेते हैं। इसमें हम लोगों का पहला है, इट जर्मिनेट्स डायरेक्टली थ्रू द रेडिकल, यानी कि जड़ का जन्म जो है वह बीज के मूलांकुर से होता है। दूसरा, इट इज पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, यानी कि यह गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन जो है वृद्धि करती है। तीसरा है, इट इज निगेटिव फोटोट्रॉपिक, यह क्या करता है, प्रकाश के विपरीत भूमि में वृद्धि करती है। तीसरा है, इट हैज नो नोड्स एंड इंटरनोड्स, यानी कि जड़ों में मुख्य रूप से क्या करते हैं, नोड्स और इंटरनोड्स नहीं पाए जाते हैं, यानी पर्व और पर्वसंधियां नहीं होती हैं। अगला है हमारा, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल की अनुपस्थिति होती है। अगर हम लोग शूट सिस्टम की बात करें, यानी कि धड़ तंत्र के क्या क्या गुण हैं और यह जड़ तंत्र से किस प्रकार से क्या है, अलग थलग है। तो पहला हमारा है, इट जर्मिनेट्स डायरेक्टली थ्रू द प्लूमूल, इसका जन्म क्या होता है, बीज के परांकुर वाले हिस्से से होता है। दूसरा है कि इट इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक्स, यह क्या होता है, प्रकाश की ओर वृद्धि करता है और यह गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत प्रकाश में वृद्धि करते हैं। तो इट इज नेगेटिव जियोट्रॉपिक, इसमें क्या होता है, नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। दैट मीन्स इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स, और इसमें क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं। ये कहने का मतलब कि इसमें क्लोरोफिल की मौजूदगी होती है। रूट, जिसको हम लोग जड़ या मूल कहते हैं, पौधे के कक्ष का एक ऐसा हिस्सा जो जमीन के अंदर होता है, यानी कि यह मुख्य रूप से क्या होते हैं, जमीन के अंदर पाए जाते हैं। और इनका जन्म जो होता है वह बीज के मूलांकुर से होता है, कहने का मतलब रेडिकल से होता है। When a seed germinates, the first part which comes out of the seed is radical. It is differentiate into primary roots, secondary roots and tertiary roots. कहने का मतलब अगर बीज क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं। बीज कब अंकुरित होते हैं, जब उन्हें क्या मिलता है, उचित पर्यावरण मिलता है, यानी कि जब बीज का अनुकूलित समय होता है तो वो क्या करते हैं, उससे सर्वप्रथम जो है
क्या निकलते हैं, रेडिकल निकलते हैं, मूलांकुर निकलते हैं, और उससे जो है क्या निकलता है, रूट सिस्टम, और रूट सिस्टम से ही क्या होते हैं, ब्रांचेस निकलते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक जड़ बोलते हैं, द्वितीयक जड़ बोलते हैं, और उनसे जो निकलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तृतीयक जड़ कहते हैं। द रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड निगेटिवली फोटोट्रॉपिक्स। कहने का मतलब कि जो जड़ें होती हैं वह प्रकाश के विपरीत भूमि में वृद्धि करती हैं, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, यानी कि वे गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन वृद्धि करती हैं। अगर हम लोग उसी अपोजिट देखें तो निगेटिव क्या होता है, फोटोट्रॉपिक्स होता है, वह प्रकाश के विपरीत भूमि में वृद्धि करती हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं निगेटिवली फोटोट्रॉपिक्स बोलते हैं। अगर हम लोग जड़ के गुण की बात करें कि और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, तो हम लोग अगर उनके फंक्शन यानी कार्य को देखें तो जड़ मुख्य रूप से क्या करते हैं, वो यानी कि जमीन से जो है मूल रोम के द्वारा क्या करते हैं, जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि जड़ के द्वारा मिट्टी से मूल रोम की मदद से क्या करते हैं, जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। अगला है एब्जॉर्प्शंस और द एनकॉरमेंट्स ऑफ सॉइल, यानी कि ये जो जड़ें हैं वह पौधे को क्या करती हैं, सहारा प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती हैं, यानी कि जड़ जो है वह पौधे को जमीन से क्या करती हैं, जकड़े रहती हैं। स्टोरेज ऑफ फूड, यानी कि जड़ कभी कभी क्या करता है, यह भोजन संग्रह का भी कार्य करता है। क्लाइंबिंग ओवर ए सपोर्ट, यानी कि यह क्या करता है, पौधे को आगे बढ़ने में क्या करता है, मदद करता है, क्लाइंबिंग का काम करता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द शूट सिस्टम, जड़ कभी कभी क्या करता है, शूट सिस्टम को सहारा प्रदान करता है। कहने का मतलब कि तने को यह मजबूती प्रदान करता है। रूट जो है किसी किसी प्लांट्स में क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशंस करते हैं, यानी कि वह प्रजनन की प्रक्रिया में भी क्या करते हैं, भाग लेते हैं। इसके अलावे जड़ जो है मुख्य रूप से श्वसन का भी काम करते हैं, साथ साथ फोटोसिंथेसिस में भी क्या करती हैं, ये अहम भूमिका निभाते हैं। हे वेलकम बैक, आप सबों का फिर से स्वागत है बायोलॉजी टॉक विद जयंत में। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स के बारे में कि द्विनाम पद्धति क्या है, क्या वैज्ञानिक नाम की जो है आवश्यकता क्यों पड़ी, और इसके अंतर्गत जो है क्या क्या नियम है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी पेड़ पौधों तथा जीव जंतु का जो कॉमन नाम होता है वह प्लेस टू प्लेस क्या करता है, डिफर करता है। कहने का मतलब कि अगर कोई भी जो है पेड़ पौधा या जीव जंतु है जो इस नाम से किसी एक प्लेस पर कहे जा रहे हैं या पुकारे जा रहे हैं या बोले जा रहे हैं, तो यह हो सकता है कि वह दूसरे प्लेस पर जो है कुछ और ही नाम से जाना जाता हो। तो इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक ऐसा नाम दिया किसी भी पेड़ पौधे तथा जीव जंतु का जो कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो, मान्य हो, आइडेंटिफाई हो या पहचाना जा सके। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स के अंतर्गत क्या क्या नियम है आज हम लोग बात करने वाले। जैसे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स यानी कि यह क्या है, दो शब्दों का क्या है, एक नाम होता है, यानी कि टू नेमिंग वर्ड्स। Linnaeus suggested to use a standard system of naming of every species that may be used throughout the world by biologists, यानी कि किसी भी पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं का वैज्ञानिकों के द्वारा एक ऐसा नाम दिया गया जो कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो, सर्वमान्य हो, माना जा सके। द इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर यानी कि आईसीबीएन क्या है, एक संस्था है जिन्होंने क्या किए, कुछ नियम दिए, वैज्ञानिक नाम से संबंधित कुछ नियम दिए। इट हैज मेड सर्टेन रूल्स, उन्होंने क्या किए, कुछ नियम तैयार किए। सम ऑफ देम रिलेट्स टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स आर एज फॉलोज। इनके अंतर्गत जो है कुछ कुछ नियम है, आज हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो पहला हमारा है, इन बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर्स या इट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स टू वर्ड्स शुड बी यूज्ड, यानी कि इसके अंतर्गत क्या करते हैं, दो नामों को रखते हैं। पहला है द फर्स्ट वर्ड इज जेनेरिक नाम, यानी कि वैज्ञानिक नाम जो होता है वह कितने शब्दों का होता है, दो शब्दों का होता है, जिसमें पहला शब्द जो है वह क्या है, जीनस का है और दूसरा क्या है,
स्पीसीज का, यानी कि द सेकेंड वर्ड इज स्पेसिफिक नेम, सो इट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। यानी कि वैज्ञानिक नाम जो होता है वह कितने शब्दों का, 2 शब्दों का होता है। इसमें पहला शब्द है जीनस का और दूसरा क्या है स्पीसीज का। दूसरा है द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर बट नॉट ऑफ स्पीसीज। यानी कि वैज्ञानिक नाम में जो 2 शब्द का होगा लेटर या शब्द, वह उसका जो पहला लेटर होगा वह क्या होगा, जीनस का होगा, दूसरा क्या होगा, स्पीसीज का होगा। तो यहाँ पर जीनस जो है जेनेरिक नेम जो है उसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल में होगा और दूसरा क्या होगा, स्मॉल में होगा। तीसरा हमारा है व्हाइल नेमिंग ए जीनस और स्पीसीज में वर्ड्स में बी यूज लाइक बाय द ऑथर्स, इट मे बी द गॉड, माउंटेन, रिवर, कंट्री एंड ए साइंटिस्ट। यानी किसी भी जो है यानी कि वैज्ञानिक नाम जो है हम लोग क्या किस पर रख सकते हैं, किसी माउंटेन के नाम पर रख सकते हैं, किसी नदी के नाम पर, कंट्री के नाम पर, या किसी वैज्ञानिक के नाम पर जो हम लोग क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अगला हमारा है द नेम ऑफ जीनस एंड स्पीसीज आर ऑलवेज स्पेल्ड इन ग्रीक और लैटिन स्टाइल सच एज द लैमार्कियाना, हिमालयंसिस, इंडिका, गंगेटिका एंड अमेरिकाना। यानी कि जब भी हम लोग क्या करते हैं वैज्ञानिक नाम लिखते हैं उसको ग्रीक और लैटिन स्टाइल में हम लोग लिखते हैं। अगला है द फुल नेम जीनस एंड स्पीसीज ऑलवेज प्रिंटेड इन इटैलिक, इट इज टाइप और हैंड रिटन, द 2 वर्ड्स शुड बी अंडरलाइंड। यानी कि वैज्ञानिक नाम हम लोग क्या करते हैं 2 शब्द का लिखते हैं और वो दोनों शब्द क्या होता है, जीनस और स्पीसीज का। जीनस का पहला लेटर जो है वो कैपिटल होता है और स्पीसीज का क्या होता है, स्मॉल होता है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं लैटिन और ग्रीक स्टाइल में लिखेंगे और दोनों नाम क्या होगा, यानी कि जीनस और स्पीसीज हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। कुछ वैज्ञानिक नाम जैसे कि मैंगो है, आम जिसको बोलते हैं, मैंजीफेरा इंडिका, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका है। फ्रॉग राना टिग्रिना है, लायन पेंथेरा लियो है, टाइगर है फेलिस टिग्रिस है, मैन होमो सेपियंस। कभी कभी क्या होता है कि वैज्ञानिक नाम क्या होता है रिपीट करते हैं, यानी कि जीनस और स्पीसीज दोनों क्या होता है, समान होता है। तो समटाइम्स द जेनेरिक नेम इज रिपीटेड एज ए स्पेसिफिक नेम देन दैट इज कॉल्ड टाउटोनिम। अगर क्या हो वैज्ञानिक नाम में जीनस और स्पीसीज दोनों क्या हो, समान हो, तो इस कंडीशंस में हम लोग क्या कहेंगे, टाउटोनिम कहेंगे। जैसे कटला कटला, रीटा रीटा, मेलस मेलस और कॉर्वस कॉर्वस, ये सब के सब क्या है, टाउटोनिम। कटिंग जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, कलम। हम लोग नॉर्मली हम लोग अपने घरों में क्या करते हैं, अनार का, आम का, नींबू का क्या करते हैं, कलम काट लेते हैं। कलम मतलब कटिंग। अब कटिंग क्या है भाई, तो कटिंग जिसको हम लोग जीव विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस, यानी कि यह मानव के द्वारा किया गया होता है। यानी कि एक ऐसे पौधे जिसमें क्या होते हैं, सीड नहीं बनते। अब सीड नहीं बनेगा तो उसका प्रोपगेशन कैसे होगा, उसका प्रजनन कैसे होगा, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसके स्टेम को, उसके लीफ को, उनके रूट्स को हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं मेन प्लांट बॉडी से, और हमारा बनता है एक नया पौधा। तो कटिंग प्रोसेस में क्या होता है, कटिंग प्रोसेस क्या होता है, एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, यानी एक जो है मानव के द्वारा जो है की जाने वाली एक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, हम लोग छोटे छोटे जो है स्टेम को हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं और वो हम लोग लगा देते हैं। तो कलम प्रोसेस में हम लोग नॉर्मली अगर हम लोग क्या करें, नींबू को ही दे, अनार को ही दे, हम लोग क्या करते हैं, कलम नॉर्मली हम लोग काटते हैं किस तरह से, तो जो मेन क्या होता है, स्टेम होता है, तना होता है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, कहीं पर जो है हम लोग छील देते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, कट लगाते हैं, और उसके बाद जो हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी से उसको हम लोग रैप कर लेते हैं, चारों तरफ से घेर करके जो है हम लोग क्या करते हैं, पॉलीथीन से उसको कस देते हैं, और उसके बाद जो है निरंतर जो है हम लोग उसमें क्या करते हैं, पानी डालते रहते हैं, और कुछ जो है सप्ताह देने के बाद जो है 10 दिन 11 दिन देने के बाद जो है उससे क्या निकलता है, जड़नुमा संरचना निकलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बूटी कहते हैं। क्या कहते हैं, बूटी, जिसको हम लोग बकरे की दाढ़ी कहते हैं या बकरे की मूंछ बोलते हैं। तो उससे जो है जड़नुमा संरचना निकलता है, तो फिर हम लोग उसको क्या कर देते हैं, मेन प्लांट बॉडी से सेपरेट करते हैं, तो हम लोगों को क्या मिलता है, एक नया जो है पौधा, जो कि क्या होता है, उस पौधे से क्या होता है,
ज्यादा जो है वो क्या करते हैं, फल देते हैं या प्रोडक्शंस देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही वेजिटेटिव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कलम लगाना, बीचर बोलते हैं हम लोग, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं प्लांट कल्टीवेशन करने के लिए कोई भी जो है बीज रोपते हैं तो वहां पर हम लोग लगाते हैं, फिर उसको जो है एक जगह से दूसरी जगह क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। तो उस तरह से जो है क्या होता है, प्रोडक्शन जो है बढ़ता है। तो कटिंग क्या है, कटिंग जो है एक क्या है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। इस मेथड में यानी इन दिस मेथड ए स्मॉल पीसेस ऑफ एनी प्लांट्स इज यूज्ड फॉर द प्रोपगेशन, यानी कि इस प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, छोटे से स्टेम का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इस प्रक्रिया को करने के लिए। जैसे कि हम लोग लीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ब्रायोफाइलम, जिसको हम लोग पत्थर चट्टा बोलते हैं। इसमें जो है पत्तियां जो है उससे क्या निकलती हैं, लीफ रूट निकलती है, और उससे हम लोग क्या करते हैं, एक नया पौधा तैयार करते हैं। रूट की अगर बात की जाए तो जो है टमारिंड में जो है वो क्या होते हैं, और रूट वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। स्टेम जो है जिसमें कि हम लोग शुगर कैन में करते हैं, शुगर कैन गन्ना में करते हैं जिसको हम लोग केतारी बोलते हैं। दूसरा है ग्रेप्स, अंगूर में भी हम लोग कटिंग करते हैं। रोज, गुलाब में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, कलम लगाते हैं। जैसे आपका परवल है उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, स्टेम कटिंग करते हैं। तो यह क्या है, एक आर्टिफिशियल यानी कि हम लोगों के द्वारा की जाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक नए पौधे को क्या करते हैं, हम लोग कल्चर करते हैं। कल्चर कैसे करेंगे भाई, तो हम लोग कट करते हैं स्टीम को, यानी कि जड़ बनाते हैं, और जड़ से जो है हम लोग उस प्लांट को क्या कर देते हैं, सेपरेट करते हैं। इससे हमारा बनता है कटिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलम, और इससे जो है हमारे क्या होते हैं, एक नए पौधे का क्या होता है, विकास होता है। टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फल के प्रकार, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फल का जो निर्माण होता है वो किससे होता है भाई, तो ओवेरी से होता है, जिसको हम लोग अंडाशय बोलते हैं। ये अंडाशय कहाँ होते हैं, नॉर्मली अगर हम लोग फूल के हिस्से की बात करें तो फूल में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है कैलिक्स, दूसरा है कोरोला, तीसरा है एंडोशम और चौथा है गाइनोशम। यानी कैलिक्स, कोरोला, एंडोशम, गाइनोशम, ये क्या है, फ्लावर के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, 4 अवयव होते हैं। जो कैलिक्स और कोरोला होता है वो क्या होता है, नॉन एसेंशियल पार्ट्स होता है, और दूसरा है क्या चीज, एसेंशियल पार्ट, जो कि प्रजनन कार्य में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, वो भागीदारी निभाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कैलिक्स, कोरोला जो है वो भी क्या होता है, प्रजनन कार्य में भाग नहीं, वो क्या है, एडिशनल पार्ट्स है। कुछ जैसे कि एंटोमोफिली होता है, उसमें क्या होता है, कोरोला की मदद से ही क्या होते हैं, जो एंटोमोफिली होते हैं, यानी कि कीट जो है उसकी ओर क्या होते हैं, आकर्षक होते हैं। तो यहाँ पर कोरोला का भी क्या है, जो ऐसा ये जो क्या है एडिशनल पार्ट्स है, उसका भी क्या है, रोल है। तो हम लोग जो हमारा क्या एंडोशम है, एंडोशम क्या है, वो मेल सेक्स ऑर्गन है प्लांट्स का, और जो गाइनोशम है वो क्या है, फीमेल। तो उनका यूनिट अगर हम लोग क्या करें, गाइनोशम के यूनिट को देखें तो उसका यूनिट क्या है भाई, तो उसके यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं या पिस्टिल कहते हैं। कार्पेल या पिस्टिल जो होते हैं उसमें क्या होता है, 3 पार्ट्स होते हैं। उसमें होता है, पहला ओवेरी होता है, दूसरा होता है स्टाइल, और तीसरा होता है स्टिग्मा, जो कि रिसेप्टिव होता है, उसी पर आकर के पोलन ग्रैंस आकर के प्लॉट करता है, तब जाकर के होता है पॉलिनेशन की प्रक्रिया। तो यहाँ पर जो अंडाशय है, जिसको हम लोग बोलते हैं लोअर मोस्ट, यानी कि जो निचले वाला जो है फुला हुआ हिस्सा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाशय। इसी से बनता है हमारा क्या, फल। तो गाइनोशियम का जो है सबसे निचला लेयर जो कि फुला हुआ हिस्सा होता है, वह मॉडिफाई कर जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन में, किसमें, फल बनाता है। वो किस्म कौन बनाता है, तो ओवरी, यानी कि अंडाशय से बनते हैं हमारे, ओवरी से बनते हैं हमारे फल। तो इसी डेवलपमेंट के आधार पर हम लोगों ने क्या किया, फल को जो है 3 हिस्से में कैटेगराइज किया। पहला है ट्रू फ्रूट्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं। दूसरा है फॉल्स फ्रूट, जिसको हम लोग मिथ्या फल या झूठा फल कहते हैं। और तीसरा हमारा है पार्थिनोकार्पिक टाइप ऑफ फ्रूट्स, यानी कि डेवलपमेंट्स के आधार पर हम लोगों ने फल को 3 हिस्से में कैटेगराइज किया। पहला ट्रू फ्रूट, जिसको हम लोग सत्य फल कहते हैं। दूसरा फॉल्स फ्रूट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, असत्य या मिथ्या फल कहते हैं। और तीसरा जो हमारा है वो क्या है, पार्थिनोकार्पिक टाइप ऑफ फ्रूट, जिसको हम लोग कहते हैं अनिषेचित फल कहते हैं। पहले फल की अगर बात करें, जिसको हम लोग ट्रू फ्रूट्स कहते हैं, सत्य फल क्या होते हैं, यानी कि एक ऐसा फल जिसका निर्माण कहां से होता है, अंडाशय से होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं,
ओवेरी कहते हैं। अगर क्या होगा, फल अंडाशय से बनेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सत्य फल कहेंगे। यानी कि ट्रू फ्रूट्स आर दैट फ्रूट्स व्हेन द ओवेरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स, समटाइम्स द एसेसरी ओरल्स कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशंस ऑफ फ्रूट। यानी कि किसी किसी में क्या होता है, एसेसरी जो है ऑर्गन्स भी क्या करते हैं, वो फल बनाते हैं। जैसे कि कैलिक्स है, कोरोला है, इस तरह से वो क्या करते हैं, फल, इन्फ्लोरेसेंस है, ये सब क्या करते हैं, वो फल बनाते हैं। तो इस कंडीशंस में क्या बोलेंगे, ट्रू फ्रूट्स, ऐसे फल जो कि क्या करते हैं, जो क्या करेंगे, इसका जो निर्माण कहां से होगा, ओवरी से होगा, अंडाशय से होगा। तो ऐसे फल को हम लोग क्या कहेंगे, सत्य फल कहेंगे। जैसे मैंगोज है, ये सब क्या है, ट्रू फ्रूट्स के, फ्रूट्स का जो है वो क्या है, टाइप है। और इसका ओरिजिनेशन जो होता है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रिपेंट ओवरी, और ये क्या होते हैं, परिपक्व अंडाशय से ये क्या होते हैं, विकसित होते हैं। दूसरा हमारा है फॉल्स फ्रूट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडो फल भी कह सकते हैं। स्यूडो मतलब झूठा फल या मिथ्या फल, यानी कि एक ऐसा फल जिसका निर्माण किससे होता है, ओवेरी को छोड़ करके होता है। तो यहाँ पर जो है क्या होता है, ओवेरी के अलावे अगर किसी भी अंगों से होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, झूठा फल कहेंगे। जिसको हम लोग क्या कहेंगे, स्यूडो कार्प बोल सकते हैं, या झूठा फल, मिथ्या फल। तो when other orals except the ovary, that is the thalamus, is converted into fruits, यानी कि अगर क्या होगा, ओवेरी को छोड़कर के अन्य किसी हिस्से से फल बनता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फॉल्स फ्रूट कहेंगे। तो यहाँ पर जो है थैलेमस जो है कन्वर्ट कर जाता है किसमें, फ्रूट्स में कन्वर्ट कर जाता है। तो एग्जाम्पल्स में हमारा क्या है, एप्पल है, जैसे कि पेडिसिल है, पेडिसिल क्या कर जाता है, फल में कन्वर्ट कर, जैसे कैसनट है। कैलिक्स जो है वो क्या कर लेते हैं, फल बना लेते हैं, जैसे कि डेहनिया। ये सब क्या है, स्यूडो फ्रूट्स है। क्या है, स्यूडो फ्रूट्स, जिसको हम लोग मिथ्या फल कहते हैं। अगला हमारा है पार्थिनोकार्पिक टाइप ऑफ फ्रूट्स, यानी कि एक ऐसा फल जिसका निर्माण बिना निषेचन के ही हो जाता है, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक, अनिषेचित फल बोलते हैं। डेवलपमेंट्स ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि एक ऐसा फल जो कि बिना निषेचन के ही क्या होता है, डेवलपमेंट्स कर जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक टाइप ऑफ फ्रूट्स। जिसका एग्जांपल्स क्या है, बनाना, यानी कि इसमें क्या होगा, बीज नहीं होगा, यानी कि इट इज सीडलेस फ्रूट्स ना। तो पहला ट्रू फ्रूट्स, दूसरा फॉल्स फ्रूट, और तीसरा पार्थिनोकार्पिक टाइप ऑफ फ्रूट्स। यानी कि डेवलपमेंट्स के आधार पर हम लोग ने क्या किया, फल को 3 हिस्से में कैटेगराइज किया। पहला सत्य फल, दूसरा असत्य फल, और तीसरा जो है वो क्या है, पार्थिनोकार्पिक टाइप ऑफ फ्रूट्स। हे वेलकम बैक, फिर से स्वागत है आपका बायोलॉजी टॉक विद जयंत में। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे प्लांट्स पार्ट्स के बारे में, यानी कि पौधों में कौन कौन से ऐसे हिस्से होते हैं। नॉर्मली अगर हम लोग क्या करें, पौधे के हिस्से की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, एक रूट सिस्टम होता है, दूसरा क्या होता है, शूट सिस्टम होता है। यानी कि पौधे के कक्ष का एक ऐसा हिस्सा जो क्या होता है भाई, जमीन के अंदर होता है, और दूसरा क्या होता है, जमीन के बाहर होता है, यानी कि क्या होता है, अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं। दूसरा क्या होता है, एरियल पार्ट्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शूट सिस्टम कहते हैं। अगर उनके ओरिजिनेशंस की बात करें, ओरिजिनेशंस मतलब कि पौधे के कक्ष का जो है निर्माण या ओरिजिनेशन या उत्पत्ति जो है बीज के किस अंग से हुआ है भाई। तो अगर क्या हो, बीज जो है अनुकूल परिस्थिति आने पर जो है वो क्या करते हैं, एक नए पौधे को जन्म देते हैं। तो जैसे ही क्या आएगा, सीड का फेवरेबल कंडीशंस आएगा, तो उससे जो है एक क्या आएंगे, पौधे आएंगे। तो सबसे पहले जो ओरिजिनेशंस होता है, उत्पत्ति जो होता है किसी भी अंगों का, वो क्या होता है, जड़ का, जो कि कहां से निकलते हैं भाई, रेडिकल से निकलते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मूलांकुर कहते हैं। और दूसरा जो हमारा क्या है, सिस्टम है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम बोलते हैं। यानी कि धड़तंत्र बोले या परतंत्र बोले, तो वह किसके बाद निकलता है, तो रेडिकल के बाद उसका होता है, जो कि क्या होते हैं, टुवार्ड्स द फोटोट्रॉपिक्स होते हैं, यानी कि टुवार्ड्स द लाइट होते हैं। कहने का मतलब कि वो प्रकाश के क्या होते हैं, की ओर वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार के तंत्र हो गए, एक हो गया क्या चीज, रूट सिस्टम हो गया, और दूसरा क्या हो गया, शूट सिस्टम हो गया। तो उन्हीं रूट सिस्टम में अगर क्या होता है, वो जो है क्या करते हैं, पौधे को स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी प्रदान करते हैं। और दूसरा है हमारा क्या चीज, धड़तंत्र या परतंत्र जो है, उसमें क्या होते हैं, तने होते हैं, जिसको हम लोग नोडल सिस्टम बोलते हैं, और स्टेम बोलते हैं। स्टेम में ही क्या होता है, नोडल सिस्टम होता है, जिसको हम लोग पर्व तथा पर्वसंधि बोलते हैं। उसी में क्या होते हैं, तने एवं शाखाएं होती हैं, और शाखाओं पर लगते हैं हमारे
पत्तियां, और पत्तियां जो है वो क्या होती हैं, धरतंत्र का ही एक हिस्सा है, और उस पर क्या लगते हैं, फूल लगते हैं। फूल में जो है क्या होते हैं, आफ्टर मैचुरेशन के बाद वो फल बनाते हैं, और फल के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं। तो मुख्य रूप से पौधे में की अगर अंगों की बात करें, पार्ट्स की बात की जाए, तो उसमें पहला हमारा क्या है, रूट है यानी कि जड़ है। दूसरा है स्टेम यानी कि तना जिसको बोलते हैं। तीसरा पत्तियां जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लीफ कहते हैं। फ्लावर्स हुआ, फ्रूट्स हुए, और सीड हुआ। तो ये मुख्य रूप से क्या है, प्लांट्स पार्ट्स है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग बांटते हैं रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। तो मुख्य रूप से जो है जड़ें जो है वो क्या होती है, जमीन के अंदर होती है। इनका ओरिजिनेशन किससे होता है, बीज के मूलांकुर से होता है या रेडिकल से होता है। अगर इनकी परिभाषा देखी जाए तो जड़ जो है वह क्या होता है, पौधे की कक्ष का एक ऐसा हिस्सा होता है जो क्या होता है, जमीन के अंदर वृद्धि करता है, यानी कि भूमि की ओर वृद्धि करता है। कहने का मतलब टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। यह क्या होता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होते हैं या निगेटिव फोटोट्रॉपिक्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, रूट यानी कि जड़ का जो मुख्य रूप से काम होता है वो क्या होता है, मिट्टी से जो है मूल रोम के द्वारा क्या करते हैं, ये जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। किससे भाई, तो रूट हेयर से वो क्या करते हैं, जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। और यहाँ पर जो है कंडक्टिंग की बातें आती है, तो जाइलम और फ्लोएम जो है वो मुख्य रूप से पौधों में संवहन का काम करते हैं। तो जाइलम जो है वो क्या करता है, जल, और इनके साथ साथ जो है स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी के साथ साथ वो क्या करते हैं, संवहन कंडक्शन का काम करते हैं। तो इस तरह से जो है जड़ का मुख्य कार्य है। इनके साथ साथ जो उनका काम संवहन करना, साथ साथ स्टोरेज करना, ये सब फोटोसिंथेसिस करना, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी प्रदान करना, रिस्पायरेशन करना, ये मुख्य रूप से क्या है, जड़ों के एडिशनल फंक्शंस हैं। अगर तने की बात की जाए तो तना जो है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं, यह पौधे की अक्ष का एक ऐसा हिस्सा होता है जो क्या होता है, जमीन के बाहर होता है। अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे तने जो हैं वो क्या रहते हैं, जमीन के बाहर ही रहते हैं। कुछ ऐसे भी तने जैसे कि आलू, ये सब क्या है, हमारे जो है अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं। अदरक हो गए, लहसुन हो गया, प्याज हो गया। तो इस तरह से जो है कुछ, यानी कि तना जो है क्या होता है, इसमें नोड्स होते हैं, इंटरनोड्स होते हैं। लेकिन जड़ में ऐसी कोई बात नहीं, उसमें नोड्स इंटरनोड्स नहीं पाए जाते। लेकिन उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल की अनुपस्थिति होती है। किसमें भाई, तो रूट में होता है। और स्टेम में क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, यानी कि स्टेम क्लोरोफिल कंटेनिंग होता है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। लेकिन ये होते हैं क्या चीज, टुवर्ड्स द फोटोट्रॉपिक, यानी कि यह प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। कहने का मतलब यह क्या होता है, निगेटिव जियोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि यह गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। इसमें नोड्स इंटरनोड्स पाए जाते हैं। कहने का मतलब इसमें पर्व होता है, जिसको हम लोग मुख्य रूप से या कॉमनली क्या बोलते हैं, गांठ बोलते हैं। इन दो गांठों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकली उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्व संधि कहते हैं। यानी कि दो नोड्स के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। दो पर्व के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्व संधि कहते हैं। पत्तियां जो है वह क्या करती हैं, हमारे तने एवं शाखाओं पर लगती हैं। और एक्चुअली में जो पत्तियां जो है वो अरेंज होती है किसी एक मैनर्स में, ताकि है। और हम लोग जानते हैं कि पत्तियां जो है वो क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण का काम करती है, यानी कि वो भोजन बनाने का। अब इसको क्या हो, अब यह किसी तरह से अगर अरेंज हो जाए तो इन पर तो समान रूप से प्रकाश पड़ेगी नहीं। अब नहीं पड़ेगी तो वह क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण जो यानी कि फूड मैकेनिज्म्स हैं वो क्या होगा, इफेक्टिव होगा। तो इस तरह से नेचर ने क्या किया है, उसको अरेंज किया है तने एवं शाखाओं पर। तो इसी अरेंजमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, फाइलोटैक्सी कहते हैं। यानी कि पर्ण विन्यास कहां पर भाई, तने एवं शाखाओं पर ये क्या होते हैं, सजते हैं, लगते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्ण विन्यास बोलते हैं या फाइलोटैक्सी बोलते हैं। तो इसका अरेंजमेंट्स जो होता है वो तीन तरह से होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट होता है, अपोजिट होता है और ओरल होता है। तो इस तरह से पत्तियां जो है वो क्या करती हैं। अब पत्तियों के अगर भाग की बात करें तो यह क्या होता है, बेसेस होते हैं, पेटियोल्स होते हैं और ब्लेड्स होते हैं। आगे हमारा है फ्लावर्स मुख्य रूप से अगर बात करें तो यह पौधे का एक ऐसा पार्ट्स होता है जो क्या करता है, प्रजनन में काम।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्लावर ही क्या करते हैं, ओनली फ्लावर्स ही हैं जो कि प्रजनन कार्य में भाग लेते हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें कुछ स्टेम करते हैं, रूट सिस्टम करते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो है फ्लावर्स जो क्या है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं किसके, पुष्पी पौधों के भाई। तो उसमें क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं, साथ साथ कुछ एडिशनल पार्ट्स भी होते हैं जो कि प्रजनन में क्या करता है, सहायक होता है। तो उसको हम लोग नॉन एसेंशियल पार्ट्स कहते हैं, जिसमें कैलिक्स, कोरोला आते हैं, एंडोशियम, गायनोशियम्स आते हैं। तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से 4 कंपोनेंट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं हमारे फ्लावर्स के। कैलिक्स है, कोरोला, एंडोशियम है और गायनोशियम है। कैलिक्स जिसको हम लोग फर्स्ट कंपोनेंट्स कहते हैं, और ये नॉर्मली होते हैं ग्रीन, और इनके यूनिट्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। कोरोला, इसकी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। ये मुख्य रूप से किसी किसी फ्लावर्स में रंगीन होते हैं, पूरे ये चटकीले चमकीले होते हैं। लेकिन अगर हम लोग एंडोशियम की बात करें तो एंडोशियम को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में भाई, पुमांग बोलते हैं। पुमांग यानी कि पौधे यानी कि फ्लावर्स का जो है क्या होता है, नर प्रजनन अंग होता है, जिसको हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स कहते हैं। इनकी इकाई जो है वो स्टामेन कहलाती है। स्टामेन में कितने हिस्से, 3 हिस्से, फिलामेंट होता है, कनेक्टिव होता है और एंथर होता है। और एंथर के अंदर ही बनते हैं हमारे पोलन ग्रैंड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। अगर गायनोशियम की बात की जाए तो गायनोशियम में क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जायांग, यानी कि पौधे के कक्ष का एक ऐसा हिस्सा होता है, यानी कि फ्लावर्स में क्या होता है, स्त्री प्रजनन अंग बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जायांग, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। और ये बने होते हैं किससे, तो पिस्टिल या कार्पेल से बने होते हैं। पिस्टिल और कार्पेल में भी कितने हिस्से, 3 हिस्से, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। तो इस तरह से हमारा क्या है, यहाँ पर फ्लावर्स के पार्ट्स हो गए। कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो फ्लावर जो है क्या होता है, एक डंठलनुमा संरचना पर रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेडिसिल कहते हैं। अब जिस फ्लावर में डंठल नहीं रहेगा उसको हम लोग ससाइल बोलेंगे, जिस फ्लावर में डंठल रहेगा उसको हम लोग पेडिसिलेट बोलेंगे। जिस फ्लावर्स में क्या रहेगा, ये चारों पार्ट रहेगा, कौन कौन, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गायनोशियम, उसको हम लोग कौन सा फ्लावर बोलेंगे, कंप्लीट बोलेंगे। और जिसमें कोनो एब्सेंट हो जाए, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गायनोशियम में कोई भी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर्स कहेंगे। तो यहाँ पर मेल, फीमेल, कैलिक्स, कोरोला, ये अगर सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं तो उस फ्लावर्स को हम लोग क्या कहेंगे, कंप्लीट फ्लावर्स, यानी कि पूर्ण फूल बोलेंगे। अगर हम लोग फल की बात करें तो आफ्टर मैच्योरेशन ये फ्लावर्स यानी कि फीमेल पार्ट्स जो इसको हम लोग बोलते हैं जायांग, यानी कि गायनोशियम। गायनोशियम जो है उनका यूनिट क्या है, कार्पेल या पिस्टिल। और कार्पेल और पिस्टिल्स में क्या होता है, ओवेरी, स्टाइल, स्टिग्मा। जो आफ्टर मैच्योरेशन के बाद क्या होते हैं, यही ओवेरी परिपक्व होते हैं, मेच्योर होते हैं और क्या करते हैं, एक फल का निर्माण करते हैं। और फल के अंदर पाए जाते हैं बीज, जो आने वाली नई पीढ़ी को क्या करता है, बढ़ावा देता है। कहने का मतलब कि फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होते हैं, बीज जो हैं वो नई पीढ़ी को क्या करते हैं, आने में मदद करते हैं। अब ऐसा नहीं कि खाली जो है बीज ही क्या करेगा। हे वेलकम बैक, आपका फिर से स्वागत है बायोलॉजी टॉक विद जयंत में। चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मतलब कीट भक्षी पौधे, यानी कि एक ऐसे पौधे, एक ऐसे प्लांट्स, एक ऐसे ऑटोट्रॉप्स जो क्या करते हैं, इंसेक्ट खाते हैं, यानी कि कीड़े मकोड़े को वो अपना भक्षण बनाते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। लेकिन प्रकृति में, हमारे प्रकृति में कुछ ऐसे भी हरे पौधे हैं जो क्या करते हैं, कीट पतंगों को अपना भक्षण करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। अगर हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की बात की जाए तो जिसमें कि डायमोनियम मुस्किपुला आते हैं, डार्लिंगटोनिया कैलिफोर्निका और नेपेंथस अलाटा, जिसको हम लोग कहते हैं कलश का पौधा कहते हैं। इसमें एक खास प्रकार की क्या होती है, मैकेनिज्म्स होती है जो कि क्या करते हैं, वो कीट पतंगों को खा करके वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव्स करते हैं। अगर हम लोग नॉर्मली अगर कॉमन एग्जांपल्स लें तो उसमें क्या होता है, नेपेंथिस अलाटा, जिसको हम क्या कहते हैं, कलश का पौधा कहते हैं। उसमें क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं वो किसमें कन्वर्ट कर जाती हैं, लीड्स में, यानी कि ढक्कन में कन्वर्ट कर जाती हैं। और उनके जो स्टेम्स होते हैं वह क्या शेप लेता है, सॉसर शेप, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, घरेनुमा संरचना वाले। उसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, यानी कि जो पचाने वाले क्या होते हैं,
कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं। इसमें क्या होता है, उनके जो क्या होते हैं रंग होते हैं स्टेम के, वो क्या करते हैं उनकी तरफ से क्या होते हैं वो आकर्षित होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करता है, वो इंसेक्ट जो है पौधे की ओर आकर्षित होते हैं। और जैसे ही पौधा क्या करता है उसे घरेलू संरचना में क्या होता है जाता है, तो वह क्या हो जाता है, लीड्स जो है जिसको हम ढक्कन बोलते हैं, वो क्या होता है ढक लेता है, जिसकी वजह से जो है वो इंसेक्ट उस पौधों में प्रवेश कर जाते हैं और अंततः क्या होता है उसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं वो उनका पाचन करते हैं। तो इस तरह से जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में क्या होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स होते हैं यानी कि कीटभक्षी पौधे अपना क्या करते हैं आहार लेते हैं या कीटों का क्या करते हैं भक्षण करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे जीवों में प्रजनन के बारे में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि सजीवों में किस प्रकार से क्या करते हैं वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी सारे पेड़ पौधे तथा जीव जंतु हैं हमारे इस पृथ्वी पर, वो किसी न किसी जो है प्रकार से वो किसी न किसी मेथड से क्या करते हैं अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि अपनी जनसंख्या को क्या करते हैं बढ़ाते हैं। और जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें क्या होता है सजीवों का गुण होता है, और सजीवों के गुण में जो है हम लोग सेलुलर स्ट्रक्चर्स, प्रोटोप्लाज्म, metabolisms, nutrition, circulation, locomotion, growth and developments, sensitivity, digestion, absorption, excretions, sensitivity, death, ये सब हम लोगों का क्या है सजीवों का महत्वपूर्ण गुण है। उन्हीं गुणों में से जो है एक क्या है रिप्रोडक्शन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्रजनन कहते हैं। यानी कि सजीवों के एक प्रमुख कैरेक्टर जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं फंडामेंटल कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं सजीवों का। कहने का मतलब कि जो जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं अपनी संतान को क्या करते हैं बरकरार रखते हैं या जन्म देते हैं, जिससे उसकी जाति की क्या होती है सततता इस पृथ्वी पर बनी रहती है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं इस तरह से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि प्रजनन जो है एक क्या है जैविक प्रक्रिया है, जिसमें कोई भी जीवधारी चाहे वो क्या हो पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो अपने जैसे क्या करते हैं संतानों को जन्म देते हैं। इससे क्या होगी उसकी भाई उसकी जाति की सत्ता क्या होगी बनी रहेगी। उसको हम लोग क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन कहते हैं या प्रजनन कहते हैं। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज ए द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है सजीवों का क्या है एक मौलिक गुणधर्म है। इट इज एन बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस, यानी कि वे अपने जैसे क्या करते हैं संतानों को जन्म देते हैं और विद ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ, यानी कि वे अपने जैसे ही संतानों को जन्म देते हैं। जैसे मानव मनुष्य के बच्चे को जन्म देता है, गाय जो है गाय के बच्चे को जन्म देती है, बिल्लियां जो है वो क्या करती हैं बिल्ली को जन्म देती है। इट इज ऑल्सो मेंटेन द कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। और ये जो जीवन चक्र है जिसमें क्या होता है कोई भी जीवधारी क्या करते हैं जन्म लेते हैं, उनका जन्म होता है, धीरे धीरे क्या होते हैं वो विकसित होते हैं और अंत में उनकी क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है। तो इस साइकिल को भी यह क्या करता है बरकरार रखता है। तो अगर हम लोग उनके फंक्शन की बात करें तो प्रजनन के क्या कार्य है, तो फंक्शन में पहला है हमारा मेंटेनेंस लाइफ ऑन द अर्थ, यानी कि प्रजनन क्या करता है किसी भी जीवधारी के का जो है वो क्या है कंटिन्यूटी को क्या करता है बरकरार रखता है। अनेबल कंटिन्यूटी ऑफ द अर्थ ये क्या करता है जाति में, यानी कि जो स्पीसीज ये क्या करते हैं जनरेट करते हैं, नए नए ऑफस्प्रिंग्स आते हैं जिसके इससे क्या होती है उसके जाति की सत्ता क्या रहती है में बढ़ोतरी होती है और इससे क्या होते हैं जीव पैदा होते हैं, नए नए जीव उत्पन्न होते हैं। अगला क्रिएट्स जेनेटिक वेरिएशन एमंग पॉपुलेशंस, और उसमें क्या होता है धीरे धीरे बदलाव होता है और इसी से क्या होता है विकास होता है। बदलाव को हम लोग दो शब्दों में ले सकते हैं कि पहला जो है हमारा वो क्या है फिनोटिपिक और दूसरा जीनोटिपिक। तो अलग अलग क्या है यहाँ पर टाइप है एडाप्टेशंस के, जीनोटिपिक और दूसरा फिनोटाइपिक एडाप्टेशंस। तो यहाँ पर क्या है जीनोटाइप, यानी कि यहाँ अगर क्या होते हैं जेनेटिक बदलाव होते हैं, यानी कि वेरिएशंस होगा, म्यूटेशंस होगा, देन क्या होगा इवोल्यूशंस होगा। तो प्रजनन जो है यह क्या है एक महत्वपूर्ण कारक है किसमें विकास की प्रक्रिया में ये क्या करते हैं भाग लेते हैं।
तो फंक्शंस में क्या चीज, ये जाति की सत्ता को क्या करता है, बरकरार रखता है, यानी कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। दूसरा है कि वेरिएशंस लाता है, विभिन्नताएं लाता है। और पॉपुलेशन जो है क्या करता है, ये क्रिएट्स करता है। अगला हमारा है कि कोई भी जीवधारी जो है किस प्रकार से क्या करेगा, प्रजनन करेगा। करने का मतलब कि अगर कोई भी जीवधारी क्या है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, वो किस पर निर्भर करेगा कि वो किस प्रकार से क्या करेगा, प्रजनन करेगा। तो 3 बातें हैं कि उसमें क्या करता है, निर्भर करता है। पहला हमारा है द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट्स, मतलब कि कोई भी जीवधारी कहाँ रह रहे हैं, किस परिवेश में रह रहे हैं, यानी उसका वास स्थान क्या है, कैसा है। दूसरा हमारा है द इन्वायरमेंटल फिजियोलॉजी, कि मतलब उसका जो है पारिस्थितिकी है, कार्यकी जो है वो किस तरह का है। और तीसरा हमारा है इन्वायरमेंटल कंडीशन, कि वो उनका परिवेश जो है किस प्रकार से है। तो द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, इन्वायरमेंटल फिजियोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ये 3 बातें हैं जो कि क्या करता है, किसी भी जीवधारी के प्रजनन जो है किस जीवधारी में किस प्रकार से होगा, यह इन बातों पर निर्भर करता है। पहला वासस्थान, आंतरिक संरचना और कार्यकी, और तीसरा जो हमारा है वो है पर्यावरणीय प्रभाव, कि वो जीवधारी कहाँ रह रहे हैं, वो किस परिवेश में रह रहे हैं। आगे हम लोग देखें लाइफ स्पैन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं, या जीवन काल भी कहते हैं, या जीवन आयु कहते हैं। तो जीवन अवधि और जीवन काल, ये जो क्या है, एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। प्लांट्स की बात की जाए तो वो क्या होते हैं, सीड से उसका जर्मिनेशन होता है। और एनिमल्स क्या होते हैं, वो जो है नए ऑफस्प्रिंग्स के रूप में इस दुनिया में आते हैं। तो जीवन आयु, या जिसको हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं, किसी भी जीवधारी का क्या होता है, एक समयांतराल होता है, दैट इज द टाइम पीरियड, जो कि उसके जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक का होता है। मतलब कि एनिमल्स की जो मृत्यु होती है वो अन्य तरहों से होती है, जैसे एक्सीडेंटल जो हो जाए, एक्सीडेंट कर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेचुरल डेथ। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्या चीज की, नेचुरल डेथ, यानी कि वो क्या करेंगे, उनकी जब क्या हो जाएगी, आयु पूर्ण होगी, तब वह क्या करेंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर जो है बॉर्न टू नेचुरल डेथ को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसमें, लाइफ स्पैन में, जीवन अवधि या जीवन काल जिसको बोलते हैं। तो द लाइफ स्पैन क्या है, इट इज द पीरियड है, ये क्या है, एक समयांतराल है, फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, यानी कि जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक का जो है समयांतराल, वो क्या करता है, लाइफ स्पैन को रिप्रेजेंट करता है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। और यह जो जीवन काल है किसी भी जीवधारी के आकार पर निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब, अगर कोई जीवधारी क्या है, बहुत बड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि वह बहुत ही लंबे समय तक जीवित रहेगा, मतलब उसका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा होगा। अब ऐसा है कि अगर कोई जीवधारी क्या है, छोटा है, तो वह क्या करेगा, कम ही समय तक जीवित रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम लोग कौवा यानी कि क्रॉ की बात करें, तो उसका जो है जीवन अवधि कितना होता है, 15 साल होता है। कितना होता है, 15 साल। अगर हम लोग पैरोट की बात करें तो वह कितना साल जीता है, 140 वर्ष जीता है। एलिफेंट की बात की जाए तो वह 65 वर्ष ही जीत रहा है। तो एलिफेंट, हाथी, अगर आकृति की बात की जाए, उनके आकार रंग रूप की बात की जाए, तो हाथी का जो है वजन और आकार बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन वे जीते हैं कितने वर्ष, 65 वर्ष ही जीते हैं। लेकिन हमारे तोता, पैरोट जो है, वह 140 साल जीता है। तो यहाँ पर जो है किसी भी जीवधारी का जो है जीवन काल वह शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विथ देयर बॉडी साइज, नहीं करता है। इट कैन वेरी फ्रॉम 1 days to 400 years, यह हो सकता है 1 दिन से लेकर के 400 वर्षों तक। Death is certain phenomena that is the no individuals is immortal except single cell organisms like amoeba, parameciums और the unicellular organisms। यानी कि सभी सजीवों की क्या होनी है, अपने जीवन अवधि के बाद मृत्यु होना है। लेकिन क्या होता है, कुछ ऐसे एक कोशिकीय जीवधारी हैं जो कि क्या होते हैं, कभी नहीं मरते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अमरणशील या इमॉर्टल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो वो हम लोग देखेंगे आगे जो है क्यों इमॉर्टल होता है।
तो लाइफ स्पैन जो है वह क्या करता है, किसी भी जीवधारी के शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग प्रजनन के प्रकार की बात करें तो प्रजनन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर भाई, कि प्रजनन में जो है कितने मेंबर्स शामिल हो रहे हैं, मतलब कि प्रजनन में कितने सदस्य शामिल हो रहे हैं, इनके आधार पर हम लोगों ने क्या किया, प्रजनन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। 2 प्रकार के होते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेंट्स और विद द पेरेंट्स द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स द रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। पहला हमारा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, एक ही पेरेंट सेल्स भाग लेते हैं, मतलब कि इन्वॉल्विंग ओनली 1 पेरेंट सेल्स और विद सिंगल पेरेंट सेल्स। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होते हैं, 2 सदस्य शामिल होते हैं, यानी कि 2 पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स। यहाँ पर क्या होंगे, अलग अलग प्रकार के क्या होंगे, लिंग होंगे, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, लैंगिक प्रजनन कहेंगे। तो यहाँ पर लैंगिक प्रजनन जो है वह क्या है, प्रजनन का एक ऐसा प्रकार है जिसमें क्या होगा, सिंगल पेरेंट सेल्स में क्या होगा, युग्मक तो नहीं बनेगा, और युग्मक नहीं मिलेगा तो मिलेगा नहीं, मतलब उसमें निषेचन की भी प्रक्रिया नहीं होगी, लेकिन क्या करेंगे, बच्चे बनाएंगे, संतानोत्पत्ति करेंगे, ऑफस्प्रिंग्स नए नए आएंगे। तो इस कंडीशंस में हम लोग उसको क्या कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन कहते हैं या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि when the offspring is produced by single parent cells without the involvement of gametes formation, the reproduction is called asexual type of reproductions. Offspring produced by asexual reproductions are identical to one another and exact copy of the parents. So the offspring produced by asexual reproductions, the offspring is called clonal type. यानी कि अलैंगिक प्रजनन के दौरान जो संतान उत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं पेरेंट सेल्स के। तो उस एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट सेल्स, यानी कि जो क्या होता है, ऑफस्प्रिंग्स होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, हमशक्ल बोलते हैं, एग्जैक्ट कॉपी। तो बायोलॉजिकली हम लोग उस टर्म को हम लोग क्लोन बोलते हैं, जो कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होते हैं, पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं। तो हम लोग क्लोन को इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप बनता है, ऑफस्प्रिंग तो आएंगे, संतति आएंगे, लेकिन कैसे कैसे होगा भाई, वह अनुवांशिक और आकारिक रूप से क्या होगा, समान होगा। किससे होगा, तो अपने माँ बाप से होगा। तो इस प्रकार के संतान को हम लोग क्या कहेंगे, क्लोन बोलेंगे। तो एज दिस ऑफस्प्रिंग्स इनहिबिटेड ऑल कैरेक्टर्स ऑफ द सिंगल पेरेंट सेल्स, देयर इज द नो वेरिएशन इन कैरेक्टर्स एंड द चांस ऑफ फर्दर इवोल्यूशन इज मिनिमाइज। अगर क्या होगा, कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कैरेक्टर्स कंबाइन नहीं करेगा, तो क्या होगा, वेरिएशंस भी नहीं आएंगे। अब वेरिएशंस नहीं आएगा तो म्यूटेशन नहीं होगा, म्यूटेशन नहीं होगा तो क्या होगा, इवोल्यूशन भी नहीं होगा। तो विकास की प्रक्रिया में ये क्या होंगे, भाग नहीं लेंगे। तो इस तरह से हमारा क्या है, क्लोन मतलब कि एग्जैक्ट कॉपी, मतलब कि यहाँ पर जो है नो वेरिएशन, तो यह विकास की प्रक्रिया में भी क्या करेगा, भाग नहीं लेगा। आइए अब हम लोग जानते हैं कैरेक्टर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक प्रजनन में जो है उनकी जो है क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण है। तो यहाँ पर जो है हम लोग जैसा कि जानते हैं कि अलैंगिक प्रजनन में जो है वो क्या होता है, सिंगल पेरेंट सेल्स भाग लेता है, मतलब यहाँ पर नर और मादा की कोई भागीदारी नहीं होती। तो पहला हम लोग करेंगे कि इन दिस टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शंस नो इंडिविजुअल्स दैट इज द मेल एंड फीमेल पार्टनर्स, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, नो इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ द मेल एंड फीमेल पार्टनर्स। पहला पॉइंट्स कि इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन नो इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ मेल एंड फीमेल पार्टनर्स। इस प्रकार के प्रजनन में क्या होगा, नर और मादा की भागीदारी नहीं होगी। दूसरा है इट इज ए फास्ट एंड सिंपल प्रोसेस, यह क्या है, एक सरल और तीव्र प्रक्रिया है। तीसरा हमारा है मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉट फ्यूज टुगेदर, यहाँ पर क्या है, नर और मादा युग्मक नहीं मिल रहे हैं। अगला है ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर टू पेरेंट्स दैट इज क्लोनिंग, संतान तो बन रहे हैं लेकिन वह कैसा हो रहा है, क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बन रहा है। पांचवा है
इट हैज हाई मल्टीप्लिकेशन रेट। यहाँ पर जो दर है बच्चे आने की, ऑफस्प्रिंग आने की, वह क्या है, बहुत ही, वह क्या है, फास्ट है, हाई मल्टीप्लिकेशन रेट है। छठा है इट इन्वॉल्व्स ओनली माइटोटिक डिवीजन। यहाँ पर क्या है, समसूत्री विभाजन क्या हो रहे हैं। सातवां है रिप्रोडक्टिव यूनिट्स आर सोमेटिक सेल्स ऑफ पेरेंट। यहाँ पर क्या हो रहा है, सोमेटिक सेल्स, यानी कि इन्वॉल्वमेंट हो रहा है सोमेटिक सेल्स का। सेल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सोमेटिक सेल्स जो कि देही के शरीर बनाता है, और दूसरा है जेनेरेटिव सेल्स जो रिप्रोडक्टिव अंगों से संबंधित है। तो सोमेटिक सेल्स यानी कि शरीर से वह क्या करता है, रिलेट्स करता है। आठवां है कि रिप्रोडक्शन यानी ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूसेस मेनी नंबर। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस प्रकार के प्रजनन में जो है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, संतान आ रहे हैं, और इसमें क्या होता है, पेरेंटल केयर नहीं होता है। दैट मीन्स पेरेंटल केयर्स आर एब्सेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स यानी कि सजीवों में जो जीव जंतु हैं, इसमें किस प्रकार से क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है। तो अगर हम लोग मेथड्स की बात करें तो अलैंगिक प्रजनन जो है वो कितने मेथड्स, 3 मेथड्स हैं। पहला है फीजन्स यानी विखंडन हो जाता है, दूसरा है बडिंग यानी कि मुकुलन होता है, और तीसरा है स्पोरुलेशंस यानी कि बीजाणु निर्माण होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इन्हीं 3 मेथड से क्या होता है, संपन्न होता है। तो इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस दैट इज द मोनेरा, प्रोटिस्टा इटिसी। यानी कि यहाँ पर अलैंगिक प्रजनन जो है वो किस किस मेथड से हो रहे हैं वो हम लोग आज जानने वाले हैं। तो मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, पहला फीज मेथड, दूसरा बडिंग मेथड, और तीसरा जो है वो क्या है, स्पोरुलेशंस मेथड, वो हम लोग देखेंगे। तो फीजन मेथड, फीजन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विभाजन विधि कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि नाम से है विभाजन, यानी कि वह क्या हो जाता है, बट जाता है। तो इट इज ए क्या चीज, सिंपल और विद कॉमन मेथड्स of asexual reproductions in which the mature parents are divided into 2 or more pieces or with the daughter individuals, and the divided part is also known as the offsprings or with the daughter cells. In this method, after the parents cells are fully mature and divided, firstly the nucleus that is called karyokinesis and the cytoplasm that is called cytokinesis. यहाँ पर क्या जो है अलैंगिक प्रजनन की एक क्या है, एक बहुत ही सिंपल और कॉमन मेथड्स है, जिसमें क्या होता है, कोई भी जीवधारी क्या करते हैं, परिपक्व होते हैं, और वो जितने हिस्से में बढ़ते हैं वह क्या हो जाता है, संतान बनता है, ऑफस्प्रिंग्स बनता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, फिजन मेथड्स कहते हैं। और ये जो विभाजन होता है इसको हम लोग 2 प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं। पहला मेथड जो है वह क्या है, अगर क्या होगा 2 हिस्से में बटेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइनरी फिजन कहेंगे, और अगर 1 से या 2 से अधिक हिस्सों में बटेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मल्टीपल फिजन या बहुविभाजन कहेंगे। तो बाइनरी फ्यूजन्स में क्या करेगा, इट इज द सिंपल और विद द डिवीजन ऑफ द पेरेंट सेल्स डिवाइडेड इनटू 2 daughters in which smalls nearly equal to the size. Each daughter cells rapidly grow into an arrangement adult. यानी कि फिर यह क्या करेगा, ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और वो क्या करेंगे, 2 हिस्सों में बटेंगे। जैसे एग्जांपल्स में बैक्टीरिया, अमीबा, यहाँ पर पैरामीशियम, ये सब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 हिस्से में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 अगर ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, मैच्योर होता है, तो वो 2 ही हिस्से में अगर बटे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइनरी फ्यूजन्स कहेंगे या द्विविभाजन कहेंगे। अमीबा में जैसे होता है, अमीबा में क्या उसका आकार तो नहीं होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, बढ़ते हैं। सिंपल जो है उसमें डिवीजन होता है, 1 से वो 2 बन जाते हैं। अगर युग्लिना की बात की जाए तो युग्लिना में जो है वो क्या होते हैं, युग्लिना जो है उसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल डिविजन होता है, अनुदैर्घ्य होता है। अगर पैरामीशियम्स की बात करें तो उसमें क्या होता है, ट्रांसफर अनुप्रस्थ डिवीजन होता है। अगर मल्टीपल की बात की जाए, मल्टीपल फिजन्स में क्या होता है, 1 से अनेक बनते हैं ऑर्गेनिजम्स या ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। तो इट इज द डिवीजन ऑफ द पेरेंट बॉडी इनटू मेनी स्मॉल डॉटर इंडिविजुअल्स लाइक प्लाज्मोडियम, जो कि क्या है, मलेरियल पैरासाइट्स है, अमीबा। और यह होता है क्या चीज, अनफेवरेबल कंडीशंस में जो है मल्टीपल फ्यूजन्स होता है, यानी कि फ्यूजन्स विभाजन जो है वो अमीबा में
प्रतिकूल परिस्थिति में क्या होता है, बहुविभाजन होता है, यानी कि मल्टीपल फिजन होता है। और अनुकूल परिस्थिति में जब पानी रहेगा तो उसमें क्या होगा, बाइनरी फिजन्स होगा। तो यहाँ पर मल्टीपल फिजन्स में कितने उदाहरण, 2 उदाहरण। पहला प्लाज्मोडियम जो कि एक क्या है, मलेरियल पैरासाइट्स है, और दूसरा अमीबा जो कि क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में ये क्या करते हैं, मल्टीपल फिजन्स करते हैं, एक से अनेक बनते हैं। तो यहां पर जो है फिजन, बटना, 2 हिस्सों में बटना या 2 से अनेक हिस्सों में बटना। तो अगर 2 हिस्सों में बटेगा तो उसको क्या कहेंगे, बाइनरी बोलेंगे, और अनेक होगा तो उसको मल्टीपल बोलेंगे। बाइनरी में अमीबा है, पारामीशियम है, यूग्लिना है, बैक्टीरिया है, ये सब क्या है हमारा बाइनरी फिजन। मल्टीपल में हम लोगों ने देखा प्लाज्मोडियम और अमीबा जो कि प्रतिकूल परिस्थिति में। आगे हम लोग चले बडिंग। बडिंग में क्या होगा, कोई भी जीवधारी क्या करेंगे, परिपक्व करेंगे, और उससे क्या होगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर निकलेगा जो कि एक नए जीवधारी को जन्म देगा। और ये संरचनाएं जिसकी वजह से क्या होता है, एक नए जीव का विकास होता है, उस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, मुकुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुकुल या बड बोलते हैं। यानी कि बडिंग, इट इज ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच unequal and small projections arises surface of the body or inside the body or the outside body, that is called buds. यह क्या होता है, जीव शरीर के अंदर, जीव शरीर के बाहर होता है, जो विकसित होकर के एक नए जीव को, यानी कि बाद में वह मैच्योर करेगा और पेरेंट सेल से क्या हो जाएगा, सेपरेट कर जाएगा। तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, बड, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बडिंग। यानी आफ्टर मैच्योरेशन द बर्ड्स मैच्योर्ड इनटू ए न्यू ऑर्गेनिजम्स। वह बर्ड्स क्या करेगा, अपने पेरेंट बॉडी से सेपरेट करेगा और वह क्या करेगा, एक नए जीव को जन्म देगा, जैसे हाइड्रा, यीस्ट, स्पॉन्ज। पुनः हम लोग क्या करते हैं, बर्ड के आधार पर कि वो कहां बन रहे हैं, उनका स्थान कैसा है, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस वेयर द बर्ड्स इज अराइजेस, बडिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। वो होते हैं 2 प्रकार के, एक्सटर्नल होता है, दूसरा इंटरनल होता है। बडिंग बाह्य मुकुलन जिसको बोलते हैं, एक्सटर्नल बडिंग, और आंतरिक मुकुलन इंटरनल बडिंग। इंटरनल बडिंग और एक्सटर्नल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग में क्या होगा, इट इज द टाइप ऑफ बडिंग इन विच द बर्ड्स आर अराइजेस आउटसाइड द बॉडी और द सरफेस। द मैच्योरेशंस, आफ्टर मैच्योरेशंस द बर्ड्स सेपरेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी and forms full organisms. Example, Hydra at the east. यहाँ पर क्या होगा, बाहर शरीर के बनेंगे क्या चीज, मूल बनेंगे, और वो क्या करेगा, एक नए जीवधारी को जन्म देगा, यानी कि परिपक्व होगा, सेपरेट करेगा, सेपरेट करके एक नए जीव बनाएंगे, जैसे हाइड्रा है, ईस्ट है। अगर इंटरनल बडिंग की बात की जाए तो इंटरनल बडिंग क्या है, इट इज द टाइप ऑफ बडिंग इन विच द बर्ड्स अराइजेस इनसाइड द बॉडी सरफेस. The sponge's internal budding is present, a mass of cells enclosed within a oviculous envelope rich in food, which germinates into a new offspring, is called gemule. Gemule formations is commonly found in freshwater sponge, that is spongilla जिसको हम लोग बोलते हैं. Each gemule has a groups of cells called archaeocytes. यहाँ पर क्या होगा, स्पॉन्ज के अंदर जो है एक कॉम्पैक्ट मास ऑफ बॉडी बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गेम्यूल कहते हैं, जो कि क्या है, इंटरनल बडिंग का उदाहरण है. तो आगे हम लोग देखें स्पोरुलेशन. स्पोरुलेशंस में क्या होगा, स्पोरुलेशंस क्या है, इट इज द थर्ड मेथड ऑफ क्या चीज, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यह क्या है, तीसरा क्या है, विधि है अलैंगिक प्रजनन का. तो इट इज जनरली और occurred in Monera, Protista, algae and lower fungi etc. Sometimes the products of multiple fissions becomes individually surrounded by a resistant coat cyst wall before release from the parents. The process is known as the sporulations and ancestors products as known as the spores. Like the zoospores, conidia, fragmentations, ये प्लानोस्पोर्स, दैट इज द स्पोरुलेशंस. यहाँ पर क्या हो रहे हैं, बीजाणु बन रहे हैं. तो बीजाणु जो है वो क्या करेंगे, जैसे पेनिसिलियम में बनता है, स्पर्जिलस में बनता है. तो अगर जूस्पोर्स की बात की जाए तो दे आर द माइक्रोस्कोपिक मोटाइल फ्लैजिलेटेड स्पोर्स. एग्जांपल्स क्लेमाइडोमोनास, ड्यूलोथ्रिक्स एंड द कोनिडिया. दे आर द नॉन मोटाइल, इसमें फ्लैजिला नहीं होते हैं, कोनिडिया, विच इज द एक्सोजीनस स्पोर्स
एग्जाम्पल्स पेनिसिलियम, एस्परजिलस etc. And fragmentations, विखंडन, the breaking of parent's body into many small pieces, that is the each pieces or with the parts regenerates into a new offsprings like a hydra, planaria and sea stars etc. तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 मेथड्स जाना, बाइनरी फ्यूजन्स, बडिंग और स्पोरुलेशंस। बडिंग में मुकुल बनते हैं, स्पोरुलेशंस में क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, और यहाँ पर जो फ्यूजन्स में क्या बनता है, एक नए ऑर्गेनिजम्स जो है परिपक्व होते हैं, और परिपक्व होकर के वो 2 हिस्सों में क्या कर जाते हैं, डिवाइड कर जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो क्या करते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक प्रजनन के क्या क्या है, गुण है, यानी कि उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला हमारा है कि इसमें जो है नर और मादा भाग नहीं लेते हैं। तो नो इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ मेल एंड फीमेल पार्टनर्स, यानी कि इस प्रकार के प्रजनन को करने के लिए क्या चीज, नर और मादा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक लाभ हुआ कि इसमें जो है नर और मादा जो है नहीं भी मिलेगा, तो ये क्या होंगे, ये प्रजनन क्या होंगे, जो है ये हो जाएगा। दूसरा है इट इज ए सिंपल एंड फास्ट प्रोसेस, यह एक क्या है, सिंपल एक सरल है, और यह एक क्या है, तीव्र प्रक्रिया है, सिंपल एंड फास्ट प्रोसेस। तीसरा है इट हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ यंग वंस टू फार ऑफ फ्लेश, यानी कि इसमें क्या होते हैं, जो संतानें होती है वह क्या करती है, मदद करती है, काफी संख्या में संतानें आती है, और जो है काफी क्या करती है, जो अपना पॉपुलेशन है वो क्रिएट्स करती है। इट अकर्स ओनली थ्रू सिंपल माइटोटिक डिविजन्स, इस प्रकार के प्रजनन में क्या होता है, सिंपल जो है वो क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और इस प्रकार इस प्रक्रिया के दौरान जो है जो संतानें बन रही वो क्या है, आइडेंटिकल्स हैं, आइडेंटिकल कॉपी है, जो कि क्या कहलाते हैं, क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स कहलाते हैं। द ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, यानी कि एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट्स से। अगर हम लोग डिसएडवांटेज की बात करें तो मतलब इसकी क्या क्या हानियां हैं, तो इसमें जो है मुख्य रूप से जो है हानियां की एग्जैक्ट कॉपी जो है वह क्या होता है, ऑफस्प्रिंग्स तैयार होता है। तो इससे जो है वो विकास की प्रक्रिया में भागीदारी नहीं निभाता है, यानी कि कंटिन्यूअस, यानी बाइनरी फ्यूजन्स हो, मल्टीपल फ्यूजन्स हो, बडिंग हो, स्पोरुलेशंस हो, यानी कि जो भी मेथड्स है, तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे लेकिन एग्जैक्ट कॉपी बनेंगे। तो continuous binary fusions for the several generations make the daughter individuals genetically weak and requires rejuvenations, यानी कि यहाँ पर जो है संतान क्या होंगे, एग्जैक्ट कॉपी, नो वेरिएशंस, नो म्यूटेशंस, नो इवोल्यूशंस। तो इससे क्या होता है, जीनी शक्ति जो है वह क्या होती है, वीक होती है, घटती है। एनिमल्स प्रोड्यूसर्स बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आर जेनेटिकली लेस एडाप्टेड टू चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस since the genetic constitutions of the daughter's individuals too similar to the parents, there is no genetic variations in the offsprings and hence do not contribute to speciations, यानी कि यहाँ पर जो है वह विकास की प्रक्रिया में क्या करता है, भागीदारी नहीं निभाता है। यानी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है इसमें क्या होते हैं, विकास की प्रक्रिया में यह भागीदारी नहीं निभाता है। व्हाट इज लिविंग, यानी कि सजीवों के क्या क्या कैरेक्टर्स है, यानी कि सजीवों के गुण। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि सजीव किसको बोलते हैं भाई, किसको बोलेंगे हम लोग, तो सजीव उसको हम लोग बोलते हैं जिसमें क्या होता है, जीव होता है। यानी कि जीव मतलब क्या चीज, कि जो क्या करता हो, खाता पीता हो, उठता बैठता हो, उड़ता हो, चलता हो, यानी कि जो भी क्या है क्रियाएं हैं वो क्या करती हैं, इनका पालन करती है। कौन भाई, सजीव करता है, लिविंग थिंग्स करता है। तो कुछ ऐसे भी कॉमन कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि जो है रेल जो है वो क्या करती है, पटरियां पर दौड़ती है, लेकिन हम लोग फिर भी उसको क्या कहते हैं, सजीव नहीं कहते हैं। हमारे जो एरोप्लेन क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं हवा में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सजीव नहीं कहते हैं। तो ऐसा क्या कैरेक्टर्स है, ऐसा क्या कॉमन फीचर्स है, क्या जो विशेषता है सजीव का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या कहते हैं, दर्जा देते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि सजीवों के प्रमुख कैरेक्टर्स में क्या क्या ऐसी विशेषताएं हैं जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। तो पहला जो कैरेक्टर्स है, पहला कैरेक्टर्स क्या है भाई, पहला कैरेक्टर्स है
सेलुलर स्ट्रक्चर्स। क्या है? सेलुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिकीय संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकीय संरचना। दूसरा है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब होता है जीव द्रव। अगर सजीव है तो उसमें क्या होगा? जीव द्रव होगा। तीसरा है हमारा न्यूट्रिशंस, वो क्या करता होगा? पोषण करता होगा। अगला है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि सजीवों में क्या होती है? एक ऐसी अभिक्रिया है, प्रक्रिया है, जिसके दौरान क्या होता है? कुछ निर्माणात्मक चीजें बनती है और कुछ विनाशात्मक चीजें बनती है। मतलब कि हमारे शरीर में या लिविंग थिंग्स में क्या होता है? कुछ एक ऐसा कैरेक्टर्स होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है? उस जीवधारी के लिए क्या होते हैं? यूजफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं और कुछ क्या होते हैं? हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं। जो यूजफुल को हम लोग क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म रिएक्शन बोलते हैं, एनाबॉलिज्म बोलते हैं। और दूसरा जो है, जो कि क्या होता है? विनाशात्मक प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म, यानी कि डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होते हैं। अगला हमारा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स, वृद्धि तथा विकास। उसमें क्या होता है? वृद्धि तथा विकास होता है। सजीव क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दैट मीन्स लोकोमोशन होता है उसमें। डाइजेशन होता है, यानी कि क्या होता है? पाचन होता है। सर्कुलेशन होता है, यानी कि परिवहन होता है। यानी कि जीव शरीर में क्या होता है? कोई भी जो है क्या चीज, रॉ मटेरियल्स बनते हैं और उनको क्या किया जाता है? एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। हम लोगों में अगर मानव की बात करें तो जीव जंतुओं में क्या होता है? सर्कुलेशन होता है, वह किसके थ्रू? ब्लड्स के थ्रू, जिसको हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अगर हम लोग संवहन की बात करें जल में, ये पौधों में, तो पौधों में क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम जो है वो क्या करते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू का काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है? परिवहन होता है। अगला है प्रजनन, यानी कि सभी सजीवों में क्या होता है? प्रजनन की प्रक्रिया होती है, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। सेंसिटिविटी, ये पर्यावरण के प्रति क्या होते हैं? सजग होते हैं। जैसा पर्यावरण रहेगा वो उस माहौल में क्या कर जाएगा? ढल जाएगा भाई। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंसिटिविटी कहते हैं। पर्यावरण के प्रति ढल जाना ही संवेदनशीलता कहलाता है। आगे हमारा डेथ, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मृत्यु कहते हैं, जो कि सभी सजीव को क्या करना होता है? इस गुणधर्म या इस कैरेक्टर्स का पालन करना होता है। तो ये सारे के सारे जो है क्या है? लिविंग कैरेक्टर्स, प्रोटोप्लाज्म, सेलुलर स्ट्रक्चर्स, न्यूट्रिशंस, लोकोमोशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेंसिटिविटी, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीजन्स, डेथ, सेंसिटिविटी, ये सारे के सारे क्या है? सजीवों के मुख्य कैरेक्टर्स हैं, जो कि सभी सजीव क्या करते हैं? इन सभी सजीवों में क्या होता है? ये सारा जो है कैरेक्टर्स क्या होता है? पाया जाता है। एडाप्टेशंस, यानी कि किसी भी पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं का उनके परिवेश, यानी कि वो जिस जगह रह रहे हैं, और जैव मंडल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोस्फेयर्स कहते हैं। ये हमारा जो है जीव मंडल किससे बना हुआ है भाई? तो बना हुआ है किससे से? लिथोस्फेयर से बना हुआ है, हाइड्रोस्फेयर से बना हुआ है, और एटमॉस्फेयर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जैव मंडल तीन प्रकार के, यानी कि तीन कंपोनेंट्स। उसमें पहला है वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल। इन्हीं सारे मंडलों में क्या है? हमारे ऑर्गेनिजम्स है, और सबका अलग अलग परिवेश है। क्या है? अलग अलग परिवेश, यानी कि जो जीवधारी क्या करेंगे? जिस परिवेश में रहेंगे ना, उसी परिवेश में क्या कर जाएंगे? वो ढल जाएंगे। तो ढलेंगे, तो जीव विज्ञान की भाषा में यहाँ पर जो है उस ढलना को हम लोग क्या कहते हैं? मॉडिफिकेशंस कहते हैं। मॉडिफिकेशंस मतलब बदलाव, और इसी बदलाव का नाम क्या है? एडाप्टेशन, जिसको अनुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकूलन, यानी एडाप्टेशंस कहते हैं। यानी कोई भी जीवधारी क्या करता है? जिस परिवेश में रहता है उस हिसाब से क्या कर जाएगा? ढल जाएगा। तो हम लोग अनुकूलन को, एडाप्टेशंस को हम लोग इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं कि अनुकूलन जो है किसी भी जीवधारी का एक ऐसा गुण होता है, ऐसा एट्रीब्यूट्स होता है, प्रॉपर्टीज होता है, जो उसको क्या करता है? उस परिवेश में रहने के लिए अनुकूलित करता है, और साथ साथ क्या करता है? प्रजनन के योग्य भी बनाता है। तो इसी कैरेक्टर्स को, इसी एट्रीब्यूट्स को, ऑर्गेनिजम्स के, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। ये अनुकूलन
दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बाहरी बदलाव और दूसरा होता है आंतरिक बदलाव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स होता है, दूसरा क्या होता है, जीनोटिपिक कैरेक्टर्स होता है। फिनोटिपिक कैरेक्टर्स वैसे बदलाव जो कि क्या होता है, उसका रंग रूप, जो उसका बाहरी मॉडिफिकेशंस है वो क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और दूसरा है जीनोटिपिक कैरेक्टर्स, जो कि क्या होता है, मॉडिफाई करता है कौन चीज भाई, क्रोमोसोमल्स चेंजेस आते हैं, म्यूटेशंस होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीनोटिपिक कैरेक्टर्स बोलते हैं। तो ये बदलाव अलग अलग परिवेश में रहने वाले जीवों के लिए क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे हाइड्रोफिटिक प्लांट्स जो है, यानी कि जलीय पौधे रहने के लिए जो उसमें अलग अलग एडाप्टेशंस होगा। दूसरा जीरोफिटिक प्लांट्स के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे कि कॉमन एग्जांपल्स अगर जलीय पौधे की बात करें, जलीय पौधों में क्या, जलकुंभी, जलकुंभी में क्या होता है, रूट सिस्टम रिड्यूस कर जाते हैं, क्योंकि वहां पर जल जो है प्रचुर मात्रा में होती है, तो जड़ जो है कम ही विकसित होते हैं, तो वहां पर रूट सिस्टम क्या हो जाते हैं, रिड्यूस कर जाते हैं। पेटियोल्स फूल जाता है, एयर ब्लैडर्स उसमें क्या होते हैं, स्पॉन्जी हो जाते हैं, उसमें क्या होता है, तैरने के योग बनाता है। लीफ सरफेस पर, लीफ सरफेस क्या होते हैं, तेलीय होते हैं। आप उसको प्लांट्स को डुबो दीजिए, फिर पानी से निकाल दीजिए, वह फिर क्या हो जाएगा, लगेगा कि पानी में रहते हैं, यानी कि वैक्सीय होता है, जो उसको क्षति होने से क्या करता है, बचाता है। अगर हम लोग क्या स्थलीय जो है मरुभूमि वाले पौधे की बात करें, जैसे कॉमन एग्जांपल्स है आपका नागफनी। नागफनी में क्या होता है, रूट सिस्टम क्या होते हैं, काफी जो है वो क्या करते हैं, बढ़ते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो रूट सिस्टम्स क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है, खूब विकसित करता है उसमें। लीफ क्या कर जाते हैं, रिड्यूस कर जाते हैं, क्योंकि उसको क्या करना है, ट्रांसपायरेशन से लॉस करने, यानी कि वह जो है, जैसे कि पत्तियां जो है, पत्तियां क्या करती है, वाष्पोत्सर्जन का काम करती है, और उसके पास पानी है ये नहीं, पानी की मात्रा जो है वह कम है, तो क्या करेगा, वाष्पोत्सर्जन कम करेगा, तब सरवाइव कर पाएगा। तो इसलिए नागफनी में क्या होता है, जो लीफ सिस्टम है वो क्या कर जाते हैं, रिड्यूस करते हैं, और कांटिन्यूम संरचना में बदल जाते हैं। तो पत्तियां तो कर गई क्या थी, रिड्यूस। अब क्या है कि उनके जो तने हैं, तने हो जाते हैं फ्लैशी, ठीक हो जाते हैं, क्या होते हैं, ठीक होते हैं। उसमें क्या होता है, और यहाँ पर जो है पत्ती का कार्य भी क्या करता है, तना ही करता है, वे क्या हो जाते हैं, लेदरी हो जाते हैं, यानी कि उसमें वाटर कंटेंट्स जो है वो जमा करने लगता है, साथ साथ हरी होने के कारण वो प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। तो जैसा रहेगा ऑर्गेनिजम्स और जैसा परिवेश उसका रहेगा, वो उस हिसाब से क्या कर जाएगा, ढल जाएगा। इसी कैरेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं, एडाप्टेशंस कहते हैं या अनुकूलन कहते हैं। मतलब जो जीवधारी जिस परिवेश में रहेगा उसमें क्या कर जाएगा, ढलेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। और जीव विज्ञान की भाषा में जिंदा रहना जरूरी नहीं है, बल्कि जिंदा रहने के साथ साथ क्या करना, प्रजनन करना भी क्या है, बेहद जरूरी है, जो कि क्या है, लिविंग का एक कैरेक्टर्स है, रिप्रोडक्शंस।